सबसे पहले तो कल वाला हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हो गई थी तो हम लोग उसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले कल हम लोगों ने बात की थी मार्केट शेयर के ऊपर, ठीक है? और मार्केट शेयर पे हमने कहा था कि जिस भी इंडस्ट्री में हमने जाना है हमने ये चेक करना है कि उसका मार्केट शेयर क्या है, ठीक है? अगर उस मार्केट का जो शेयर है वो एटलीस्ट जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है उससे ऊपर है तो वो मार्केट बहुत अच्छी है। अगर वो हमारे इन्फ्लेश मतलब जो है इन्फ्लेशन है उसको कम्पीट कर रही है तो फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आप उसमें सारी ज़िंदगी स्टक रह जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमने मार्केट शेयर में पहले चेक करनी थी। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना था, हमने अंडरस्टैंड करना था कि इंटरनेट के ऊपर जो है ना वो किस टाइप के ट्रेंड जो है ना वो कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग गए थे गूगल ट्रेंड्स के ऊपर और गूगल ट्रेंड्स के ऊपर हमने एक बेसिक सा पंप एंड डंप एनालिसिस जनरेट किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जो मार्केट है वो मार्केट सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो मार्केट कब ऊपर जाती है कब नहीं जाती है, उसके ऊपर हमने एक बेसिक जो है ना ओवरव्यू लिया था, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि मार्केट के पंप एंड डंप क्या, मार्केट के यूजर्स कितने हैं, ठीक है? तो यूजर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग गए थे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ठीक है? और गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके हम लोगों ने ये चीज़ चेक करी थी कि क्या वाक़ई में उसके ऊपर इतनी ऑडियंस है कि हम उसपे खुले-डुले प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? इस केस में ले खुद ही पकड़ के ले आओ, वो उनके सारे रहोगे तो अच्छा। अब ये हमें ये बता रहा था कि आपके जो यूज़र्स हैं वो कितने हैं और वो लोग क्या सर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली मैंने आपको कहा था कि कम से कम आपने आइटम वो उठानी है जिसके एटलीस्ट 1 लाख सर्चेज़ हों पर मंथ, ताकि अगर आप थोड़ा-सा लाइक लो पावर के साथ भी आते हैं ना उस मार्केट में, तो ये होगा आपके कुछ 4 चीज़ें बिक जाएँ, ठीक है? अगर वो की नीश बेस्ड ऑडियंस कोई 10,000 या 1,000 से 10,000 वाली, तो उसके अंदर गेम उठाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक हो गया? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग गए थे दराज़ के ऊपर और दराज़ के ऊपर जाके हम लोगों ने एक डिस्कशन जनरेट की थी। मुझे ये याद नहीं था मैंने यहाँ पे नवाज शरीफ ने कुर्सी के लिए क्या कुछ कर लिया, अब इस कुर्सी के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हम लोग दराज के ऊपर गए थे और दराज के ऊपर जाके हमने जो भी आइटम हमें जो हमारे नीश से रेलिवेंट थी हमने उसको जाके उठाना था और उठा के हमने ये चेक करना था कि वो कितनी सेल्स है ना जनरेट करे, ठीक है? उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, क्या फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, उसके ऊपर हमने बैठ के अंडरस्टैंड करना था कि क्या सीन चलता है बीच में से, ठीक है? लास्ट जो डिस्कशन हमने की थी आई गेस इस पे खत्म की थी और हमने इसके बाद मैंने कहा था कि हम लोगों ने बुक को थोड़ा-सा रिव्यू करना है हम लोगों ने, ठीक है? देखो, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि पैसा एक्चुअली है क्या, तो आप कभी भी उसको कमा नहीं सकते, आप उसको अचीव नहीं कर पाएँगे। और जब भी पैसे की बात होती है ना, तो एक फैमिली है, उसको कहते हैं ROTHS, रोथस्चाइल्ड रोथस्चाइल्ड फैमिली। इसका पता है किसी को? नहीं पता? ये फैमिली जो है ना तकरीबन 400 एंड 450 ईयर्स पुरानी फैमिली है ये। और इस फैमिली की स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जो अंकल जिनको आप अभी देख रहे हैं ये वो अंकल हैं जिन्होंने रुपीज इजाद किया, समझ लो, यानी कि डॉलर और पाउंड के ओनर है ये। कैसे किया इन्होंने, आप समझते हैं, आज से लाइक 400 साढ़े 400 साल पहले की बात है। ये कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रास के कॉइन्स होते थे पूरी दुनिया में और उनकी एक वैल्यू थी। आजो आजो भी एक दो तीन सीट्स ये खाली हैं। अच्छा, हुआ कि जिस तरह से कि आजो आजो सेट डाउन हो जाओ, आगे आ जाओ। एक सीट वो भी आ गए। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये अंकल गए और ये अंकल किंग के पास गए, उस टाइम पे कोई जो भी किंग था यूके का उसके पास गया, उन्होंने जाके कहा कि यार ये आप जो कॉइन्स बेच रहे हो ना, इसकी बजाय आप एक काम करो, आप नोट ले लो मेरे से और मैं आपको नोट पे साइन कर देता हूँ कि ये नोट एक गोल्ड कॉइन के इक्वल है। अच्छा, आज 450 साल के बाद भी अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि आप अपने 1000 रुपये मुझे दे, मैं साइन करके देता हूँ और आपने दी 1000 रुपये का नोट है, तो आप नहीं मानेंगे। 450 साल पहले कैसे किसी ने मानी थी? इवेंचुअली जहां जहां पे भी जाते थे मार खा खा खू के वापस आते थे।
इन्होंने एक बड़े मजे का आइडिया सोचा, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं जो बग्गियों में सोना जाता है मैं उसको लूटूं। लेकिन लूटने का एक मसला ये था कि जाहिर सी बात है ये अकेला बंदा, पीछे आर्मी है, वो उनसे कैसे लड़ा जाए। तो इसने क्या किया, इसने एक हुड पहनी ग्रीन से कलर के, पहन के जाके उसको लूटा। लूटने के बाद क्या कि जो करीबी गांव था ना उसमें सारों में सेम क्वांटिटी सिक्कों की बांट दी। तो जब फौजी वापस लेने के लिए आए वो सारे गांव वाले खड़े हो गए, वो रिकवर ही नहीं हो सके। पहले कुछ 10-12 इन्होंने चोरियां की, उसके बाद लोगों ने इनका आइडिया उठाया और लोगों ने चोरियां शुरू कर दी। ठीक है, कुछ लोग जेन्युइन बन गए, कुछ बन गए। अब इस कैंपेन का नाम रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड एक्चुअली किसी बंदे का नाम नहीं था, ये कैंपेन का नाम था, जिसमें एक्चुअली क्या था, अमीरों से लूट के गरीबों में बांट रहे थे वो। लेकिन असल में एक पीछे का गेम जैसे, असल में इनका मास्टरमाइंड चल रहा था। लाइक 10 साल हो गए, 10 साल में जी इतनी चोरियां हुई कि वो किंग्स वैसे सारे परेशान हो गए, यार ये हो क्या रहा है। फिर क्या है, ये वापस फिर से कहा यार आप एक काम करें, आप इतनी बग्गियां बेचते हैं, एक बग्गी भेजने की बजाय आप मेरा नोट ले लें और नोट के साथ भेज दें। उसने कहा ठीक है चलो लेट्स ट्राई दिस, जब इतनी चोरियां हो रही हैं तो एक इसको क्या फायदा है। उन्होंने एक लाइक बॉक्स था सोने का, उसमें 1000 कॉइन से वो दिया इसको, उसने कहा जी ठीक है आप नोट दे दें। नोट दे के भेज दिया, आगे जहाँ पे पहुंचना था वो पहुंच गया। उसने कहा जी वहां पे कैश कैसे करेगा। तो इसने कहा जी वहां पे फलानी फलानी जगह पे ऐसे ऐसे घर होगा, वहां पे जाके नोट दे, वहां से कॉइन ले ले। अब वो बंदा गया वहां पे, उसने वो नोट दिया, उसने कहा जी आप कॉइन देते। तो वो कहते यार अगर किंग इतना स्ट्रॉन्ग किंग होने के बावजूद वो गोल्ड को सिक्योर नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे भाई। तुम ऐसा करो, तुम नोट रखो, जब तुम्हें चाहिए हो गए तो तब तुम ले लेना। उसने नोट रख लिया। अब किंग भी सेटिस्फाई होगा कि यार ये काम सही है, और वो भी आगे से सेटिस्फाइड है। आहिस्ता 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 इसकी ट्रांजेक्शन बढ़ गई। जब इसकी ट्रांजेक्शन बढ़ी तो कुछ लोग वाकई में आके क्लेम कराने के लिए, यार ये नोट से हमें कॉइन दें। इसने कहा यार आपने कॉइन किसको देना है। तो किसी ने कहा लाइक मेरे पास 1000 नोट है, तो मुझे 1000 में से 500 उसको देने, 200 उसको देने, 200 उसको देने। तो उसने कहा आप नोट ही ले लो मेरे से। उसने वाला नोट रखा, 1000 500 से साइन करके देने शुरू कर दिए। तो इससे क्या बन गया, करेंसी बन गई। तो सबसे पहले जो पाउंड और डॉलर्स थे वो दोनों ही नहीं अंकल ने बनाए। ये आज से 450 साल पहले की बात हो रही है। सो एक्चुअली में करेंसी क्या है, क्या करेंसी है, गोल्ड बैक करेंसी है। आपका जो करेंसी का एक नोट है वो एक गोल्ड के कॉइन के इक्वल होना चाहिए था। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कोई 10-20 सालों के बाद जो ना किंग कोई एक था वो हार गया जंग में। वो इसके बाद आया कि यार मतलब मैं तुम्हें इतना बिजनेस दिया, तुम्हें इतने गोल्ड के कॉइन दिए, कुछ वापस कर दो। इसने कहा मुझे नोट वापस कर दें, आप गोल्ड का कॉइन ले लें। वो कहता नोट तो नहीं है मेरे पास। तो इसने कहा चलो सर टेंशन ही लेनी, मैं आपको नोट दे देता हूँ। अब क्या हुआ, पीछे खजाने में कितने कॉइन्स पड़े हैं, 1000। नोट आगे चले गए 2000। तो क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। यानी कि हर साल जब आपकी करेंसी छपती है, आज भी ऐसे ही होता है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। अब आहिस्ता 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 ये पूरा मैकेनिज्म बन गया, इन्होंने बैंक की शक्ल ले ली। ये जो अंकल है, इनकी फैमिली को कहते हैं रॉथस्चाइल्ड डायनेस्टी कहते हैं इसको। ठीक है, रॉथस्चाइल्ड डायनेस्टी इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स नेटवर्थ है इस फैमिली की। दुनिया के 80% बड़े बैंक इनकी हैं। ठीक है, मनीज देखी होगी सब लोगों ने। मनीज में जितने बैंक है वो सारे इनके, बैंक ऑफ स्पेन इनका, बैंक ऑफ इंग्लैंड इनका, बैंक ऑफ लंदन इनका, आईएमएफ इनका, वर्ल्ड बैंक इनका, बार्कलेस बैंक तो हुआ करता था यहाँ पे वो इनका था, बीसीसीआई बैंक होता था वो इनका होता था। दुनिया का तकरीबन 90% जो गोल्ड है वो इसकी फैमिली के ओन करती है। और जितना भी पैसे का रोटेशन है, जो बड़ा रोटेशन है पैसे का, वो इनकी फैमिली के ज्यादातर बाहर वहीं होता है। आपने शायद सुना होगा दुनिया में 7 फैमिलीज हैं जो कि रूल करती हैं। दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सुपीरियर फैमिली इन द वर्ल्ड। रोथस्चाइल्ड फैमिली इसको कहते हैं। आपका जो नोट आज भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उस पे एक गवर्नर के साइन होते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर के। अगर उस गवर्नर के साइन ना हो, आपको जो नोट है वो जाया हो जाता है। इस तरह से डॉलर और पाउंड के ऊपर आज भी इनकी फैमिली के साइन होते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सिर्फ आई गेस 14 पता नहीं 15 करेंसीज ऐसी हैं जिसके ऊपर इनकी फैमिली के साइन नहीं होते। बाकी सारी करेंसीज पे इनकी फैमिली के लोग ही होते हैं जिनके साइन होते हैं, फ्रॉम लास्ट 450 ईयर्स। सो एक्चुअली जो है वो पैसा क्या है, पैसा एक्चुअली एक वैल्यू को चेंज कर रहा है एक अनदर वैल्यू में। लेकिन जब उसको चेंज कर रहा है तो पीछे सिस्टम में कुछ और फ्रंट पे कुछ और है। अब अगर आप इखलाकी तौर पे बात करें तो 1 पाउंड का जो नोट है वो 1 पाउंड गोल्ड के इक्वल होना चाहिए था, और टेक्निकली है भी। लेकिन असल में तो नहीं है ना, असल में तो हमें पता है इतने नोट छपने के बाद डेप्रिशिएट हो गई है। अब इन्फ्लेशन कैसे आती है, हर साल जब नोट छपते हैं, पीछे सोना उतना ही पड़ा हुआ है बैंक्स में, नोट आगे डबल छप जाते हैं, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। गवर्नमेंट के अंदर रूल होता है कि गवर्नमेंट 5% से 7% तक नोट छाप सकती है एक साल के अंदर, जितनी उसकी नेटवर्थ है। कोविड के अंदर क्या किया, पूरी दुनिया ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्स्ट्रा नोट छाप दिए अमेरिका ने। तो अमेरिका का जो जीडीपी था वो था 6 ट्रिलियन,
और अमेरिका ने समझ लो कि $60 ट्रिलियन के नोट छाप दिए, यानी कि तकरीबन समझ लें 10 फोल्ड्स ज़्यादा नोट छाप दिए, जिसकी वजह से कोविड में तो सर्वाइव कर गए बड़े आराम से। कोविड के बाद इस वक़्त यूएस के अंदर आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल कितने का इस वक़्त? वहाँ पे गैलन के साथ होता है, गैलन में 1.3 लीटर्स होते हैं। 1 गैलन जो पेट्रोल है, इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड $9, ठीक है? पाकिस्तानी करेंसी में अगर 200 का भी डॉलर है तो ₹1800 का 1 गैलन वहाँ पे लीटर चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हम मुफ्त का ले रहे हैं पेट्रोल यहाँ पे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हमने सिर्फ़ प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं लेके चलना। अगर आप थ्योरेटिकली चीज़ों को नहीं लेके चलेंगे प्रॉपर्ली तो आप एक जगह पे जाके कोलैप्स कर जाएँगे। दुनिया में 99% जो बिज़नेसेज़ हैं, पहले 1 साल में बंद हो जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो 3 से 4 ऐसी चीज़ें जिनको नहीं समझते। जिसमें सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन आई गेस आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा कि इन्फ्लेशन में एक्चुअली होता क्या है? कोई भी ऐसा एसेट जो कि किसी और एसेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा गिरती है और कोई भी ऐसा एसेट जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है। मेहरान गाड़ी जब तक आती थी, उसके स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू बहुत थी। अब मेहरान मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स की पावर गिर रही है। अगर आप मेहरान की स्पेयर पार्ट्स का यूनिट लगा के बैठे हुए थे, आप डूब गए, ठीक है? लेकिन अगर आप कोरोला का यूनिट लगा के बैठे थे, तो कोरोला आज भी आती है। तो कोरोला का जो मेन यूनिट है, मतलब जितने भी वो गाड़ी के यूनिट्स हैं, वो आज भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और कोरोला इटसेल्फ क्योंकि कोरोला डिपेंडेंट नहीं है स्पेयर पार्ट्स पे, तो कोरोला की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती जाती है, ठीक है? अच्छा, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये समझना है कि हमारा जो बिज़नेस है, वो डिपेंडेंट किन पे है और वो डिपेंडेंट्स क्या है? क्या वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं या एप्रिशिएट हो रहे हैं? यानी कि बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं बीच में से, ठीक है? सो जो बुक हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को कल रेफ़र की थी, उस बुक में एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल के साथ उसने समझाया हुआ है कि लायबिलिटीज़ और जो एसेट्स होते हैं, उससे क्या फ़र्क होता है और लॉन्गर रन के अंदर आपको एसेट्स क्या-क्या कुछ बना के दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो इसके अंदर काम है वो ये है कि आपने जो बिज़नेस की मॉडल है, बिज़नेस कैनवास मॉडल सॉरी इसको कहते हैं। बिज़नेस कैनवास मॉडल में सबसे पहला आपने ऐड करना होता है आपके की पार्टनर्स कौन से हैं और की पार्टनर्स में आप लोग ये चीज़ देखते हैं कि कौन से ऐसे की पार्टनर जो कि आप पे लायबिलिटी बन सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि आपके एसेट्स बन सकते हैं। आसान एग्ज़ाम्पल के लिए इसको मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक बिज़नेस ई-कॉमर्स का जैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो इसके अंदर होता क्या-क्या? आप एक जाके प्रोडक्ट को बाय करके लेके आते हैं। बाय किससे करते हैं? किसी शॉप वाले से करते हैं। उसके बाद आप घर लाते हैं, उसकी पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं और पिक्चर्स वगैरह खींच के कहाँ पे अपलोड करते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया अपलोड करने के बाद आपको कोई भी बंदा जब आपको कॉल करता है या मैसेज करता है तो वो कैसे करता है? वो सिम से करता है। सो लेट्स सपोज़ आपके पास मैं कहता हूँ यूफ़ोन की सिम है, तो यूफ़ोन क्या बन गया? यूफ़ोन भी आपका की पार्टनर बन गया। आपने बात की बात करने बाद आपने कहा मैं आपको डिलीवर करा देता हूँ और आपने क्या किया? आपने उसको उबर के ज़रिए डिलीवर कर दिया। सो उबर क्या बन गया? आपका की पार्टनर बन गया। अब इस की पार्टनर में कुछ लायबिलिटीज़ और कुछ एसेट्स हैं आपके। उबर क्या है आपका? उबर आपने जब भी मंगवानी है, आपने फ़ोन करना है, उसने आ जाना, आपने उससे पैसे ले लेने हैं। तो ना तो ये एसेट है, ना ही ये लायबिलिटी है क्योंकि आपने जब मंगवाना है, ये आ जाएगा, उसके हिसाब से चार्ज कर लेगा। लेकिन यूफ़ोन की जो सिम है, ये आपका एसेट है। आपने एक दफ़ा नंबर खरीद लिया, कोई डेली सब्सक्रिप्शन नहीं है इसके अंदर। वो फ़ोन जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा, उतना ज़्यादा लोगों के पास सेव होता जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग एसेट है, जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी, उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शॉप जिससे आप खरीदते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। आप जितना ज़्यादा खरीदते हैं, उतना ज़्यादा वो आपके बारे में जान जाएगा। हो सकता है आपको कहीं पे जाके जहाँ पे ज़रूरत पड़े, वहाँ पे आपको उड़ा भी सकता है वो। लेकिन वो कहीं पे आपको सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये एसेट भी है, अगर वो अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है और सबसे बड़ी लायबिलिटी क्योंकि वो सर्कल स्टार्ट ही किससे हो रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है। सेम गोज़ विद दिस पार्ट। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने हंट किया, उसके अंदर सेम ही चीज़ें बन जाएगी आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाला कॉस्मेटिक्स आपने सर्च किया। कॉस्मेटिक्स के ऊपर क्या होगा, कॉस्मेटिक्स बेस्ड वाली दुकानें होलसेल वाली, उनके नाम आ गए। उसके बाद आपने अगर जाना है उसके ऊपर उबर पे जाना है लेट्स सपोज़ तो उबर आ गया बीच में। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है लेट्स सपोज़ फेसबुक पे मार्केटिंग है तो फेसबुक और वो सारी चीज़ें क्या आ गई की पार्टनर्स के अंदर आ गए आपके। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास आ जाता है की एक्टिविटीज़, ठीक है? की एक्टिविटीज़ में है कि आप अपने बिज़नेस में क्या कर रहे हैं? ई-कॉमर्स के बिज़नेस में आप क्या करते हैं? बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, बस कस्टमर सर्विस है। इसके अलावा चौथा कोई काम ना आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना आपने कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई आपने से आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ना आपने प्रोडक्ट की मेंटेनेंस देनी है, ना ही कोई प्रोडक्ट की अपडेट बना रहे हैं आप जिसको आपको हर 6 महीने बाद अपडेट देनी है, ना ही आपने उसकी ट्रेनिंग देनी है। तो आपकी 3 एक्टिविटीज़ हैं, खरीदना है, मार्केट करना है और बेचना है, बस द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपनी में रिसोर्सेज़ क्या हैं, ठीक है?
अब ये रिसोर्स वाला सेक्शन हर किसी का अलग होगा। मेरे पास लाहौर के अंदर 3 ऑफिसेज हैं, ठीक है, मेरे पास 34 लोगों का स्टाफ है, और मेरे पास डिफरेंट एसेट्स हैं, डिफरेंट चीजें जो मैंने खरीद के रखी हुई हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिस्ट डाउन होके आ जाएंगे मेरे एसेट लिस्ट में, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक वेबसाइट बनी हुई है 10 साल पुरानी, वो एसेट है आपका। आपके पास एक यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हैं, वो 100 सब्सक्राइबर्स आपके एसेट है तो बहुत छोटे सब्सक्राइबर, लेकिन वो आपके एसेट्स है, तो वो आपके सारे रिसोर्सेज में चले जाएंगे बीच में से, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है वैल्यू प्रिपोजिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की डिस्कशन की है ना इतनी लंबी, उसमें वो चेयर है नहीं है, कुछ देर पहले तक थी। वो आएगा तो वो, चलो आ जाओ, नहीं इधर से आ जाओ, इधर से घूम के इधर तक आ जाओ। ग्रेट हो लेकिन थोड़ा सा लेट हो। अच्छा जी, वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने रॉथस्चाइल्ड की फैमिली के एग्जांपल समझी थी, उसमें क्या रॉथस्चाइल्ड की फैमिली ने कोई मार्केटिंग की थी? नहीं। क्या उनका आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया था? नहीं। क्या उनके पास कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन था? नहीं। उनके पास एक वैल्यू थी देने को। वैल्यू क्या थी? भाई आपका सामान चोरी हो जाता है, हम उसको चोरी होने से बचा रहे हैं। अब उस चक्कर के अंदर उसने जो जो काम किए वो सारे उसकी, आहिस्ता से देखो आज इतनी फैमिली उनकी स्ट्रांग हो गई सिर्फ एक लॉजिक की बेस के ऊपर। सेम ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन वैसे तो 27 है दुनिया में, लेकिन मेनली जब कैटेगराइज करें तो 4 आती है। सबसे पहली जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं प्राइस। जब भी कोई पर्सन बाइंग करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज देखता है, वो देखता है कि इसकी प्राइस क्या है, क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो मेरी भी नजर सबसे पहले यही होती है कि अच्छा यार ये अगर 200 रुपए की तार है, क्या 200 रुपए में क्या इससे अच्छी तार मुझे मिल सकती है? क्या 250 वाली जो तार है क्या इससे 2 गुना ज्यादा अच्छी तो नहीं है? या 150 वाली जो तार है क्या वो इसके बराबर बराबर तो नहीं आती? ये कंपैरिजन करता हूँ सबसे पहले, और ये कंपैरिजन किस चीज की बेस पे? प्राइस की बेस पे। प्राइस की बेस पे मुझे पता है क्वालिटी जस्टिफाई होती है, उसकी बेस के ऊपर मैं प्राइसिंग कर रहा हूँ। अब इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आप इस बिजनेस में जाते हैं तो आप सस्ते रेट के अंदर चीजें बेचते हैं और मैसिव प्रोडक्शन के साथ चीजें बेचते हैं, ताकि आपका जो मार्जिन है वो उतना ही बन जाए। लेट्स सपोज आपने जहाँ पे 200 वाली चीज एक बेचनी है, वहां पे आप 150 वाली दो बेच सकते हैं। और अगर 200 वाले में से आपको 100 बच रहा है तो 150 वाले में से 50 बचा आपको। एंड ऑफ द टाइम आपके पास तो सेम ही रह गया, लेकिन फायदा क्या होगा? आपका नाम चला जाएगा मार्केट में। तो जो सस्ती चीजें होती हैं उनकी जो पब्लिसिटी होती है उसमें कम पैसे लगते हैं, क्योंकि वो जल्दी चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल है प्राइस, उसको अफोर्डेबिलिटी भी कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। मिनिमम वेरिएबल मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, और लो प्राइस पेनिट्रेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप इसको याद रखेंगे प्राइस से, या वैल्यू बाय प्राइस, या वैल्यू बाय अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। सस्ता और अफोर्डेबल में थोड़ा सा फर्क होता है। अफोर्डेबल एक्चुअली होता है कि करंट बाइंग रेट क्या चल रहा है मार्केट का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लोग की अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, आप अपना मार्जिन और कम कर दें, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपकी प्राइस चेंज होगी। इसका फायदा ये कि इसके अंदर आना एंटर होना बहुत आसान है। आपने कोई भी चीज बेचनी है, ये पावर बैंक बेचना है, पावर बैंक अगर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, आप 90 रुपीज का बेचते हैं। अब जो 100 बेचने वाले सब लोग मर जाएंगे बीच में, आप चल जाएंगे। लेकिन जिस दिन 89 वाला आ गया, आप भी मर जाएंगे इस मार्केट में। सेम क्वालिटी पे जब काम करने प्राइस, वो तो फिर बात ही चेंज होगी ना। सेम क्वालिटी पे आपने प्राइस देखो, मार्जिन सबके पास होता है। शुरू में जब आते हैं आपके पास कॉस्ट कम होती है, जैसे जैसे आपकी कंपनी पुरानी हो जाती है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो शुरू में आप मिनिमम प्राइस स्ट्रेटेजी के साथ आ सकते हैं मार्केट के अंदर। और मेजोरिटी जो ब्रांड्स हैं, जो मीडियम लेवल ब्रांड्स हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं पाकिस्तान में खास होकर। अब इसके अंदर नुकसान क्या है? आप 90 की बेच रहे थे, 89 वाला आ गया आपके काम से, ठीक है। 89 वाला बेच रहा था, 87 वाला आ गया, वो भी क्या काम से, ठीक है। इस बिजनेस का मसला है कि आपको हमेशा लोएस्ट पे खेलना पड़ेगा, तो फिर आपका सर्वाइवल, नहीं तो आप गए काम से बीच में से। तो इससे बाद दूसरा जो मॉडल आता है वो आ जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाले इसको आजकल जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आर एंड डी कहते हैं, आर एंड डी वैल्यू स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। वैसे आसान अल्फाज में आप उसको प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। समझते हैं जरा इस चीज को। पहले किसी जमाने में ना पावर बैंक आते थे, वो होते थे 5000 mAh, 7000 mAh, ये है 10,000 mAh का, ठीक है।
पहले उनमें एक पिन होती थी, इसमें 4 पिन आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या गया, मॉडर्न हो गया। गाड़ी के अंदर नहीं वो लगता था इतना सा, जिसमें यूएसबी लगती थी, पहले उसमें एक यूएसबी वाला आता होता था हर जगह, अब 2 यूएसबी वाला आता है। अभी मैं रिसेंटली एक देख रहा था, उसमें 3, एक 2 सीधी और एक ऐसे टेढ़े करके 3 यूएसबी की जगह दी हुई है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, आहिस्ता 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 उस प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आ रहे हैं। अगर मेरी गाड़ी में 2 वाली की जरूरत है तो मैं 2 वाली ही खरीदूंगा, अब वो चाहे जितनी मर्जी की हो, क्योंकि मेरी नीड कौन पूरी कर रहा है, 2 वाली पूरी कर रहा है। सो अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आते हो जो कि मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर रहा है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मार्केट में हमेशा सस्टेन करेगी। लेकिन नुकसान क्या है, इसकी स्टार्टिंग बहुत मुश्किल है। ये पावर बैंक लेट्स सपोज आप 100 रुपए का खरीदते हैं, मैं एक ऐसे अच्छा पावर बैंक जिसमें ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा जल्दी चार्ज होता है, वो पावर बैंक 200 का बेचता हूँ, तो जो 100 रुपए खरीदने वाला बंदा वो बहुत कंपैरिजन करेगा, यार ये 100 रुपए में ये मिल रहा है, 200 में वो मिल रहा है, मैं 100 रुपए क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ। अगर आप उसके कंपैरिजन में जीत गए तो तब आपकी सेल होगी, अगर आप उसके कंपैरिजन में नहीं जीते आप गए काम से। तो उसके लिए नुकसान, मसला क्या है, आपको कंटिन्यूसली R&D करनी चाहिए, हर रोज न्यू जरूरत है, हर रोज न्यू रिसर्च। अगर आप कर लेते हो, इससे अच्छा मॉडल कोई नहीं है। सबसे बड़े बड़े जो दुनिया के ब्रांड है वो सारे R&D के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्राइस पे नहीं काम कर रहे, उनको भी पता है कि उनसे सस्ता बेचने वाला कोई ना कोई निकल आएगा, ठीक है। तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको पता है यार ये कॉपी करते करते जब तक वो लेकर आएंगे तब तक हम अगली ले आएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर एक गाड़ी लॉन्च हुई है, सुजुकी ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के नाम से, ठीक है, आप सर्च करें। वो पीजीसी गाड़ी के उन्होंने ऑटोनोमस ड्राइविंग दे दी है, ठीक है। इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड कार आल्टो जो वो वहां पे सेल हो रही है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार है वो, ठीक है। आप उसमें बैठे, आपने बताने मुझे गड़ी शॉप जाना, टक करते गड़ी शॉप पे ठा, ठीक है, विदाउट एनी स्टॉप। तो उन्होंने R&D इतनी आगे ले गए हैं कि हम आल्टो जो मर्जी कर लें, हम मैच नहीं कर सकते। हम लोग अलग ये चीज थी, हमारी आल्टो जो पाकिस्तानी आल्टो है ना, उसकी सबसे बेस्ट एवरेज है। एक तो उसकी एवरेज भी ज्यादा अच्छी है, ऑटोनोमस है। हमारे यहाँ तो ऑटोनोमस का नाम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ऑटोनोमस क्या होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार का नहीं लोगों को पता। यहाँ पे तो अभी तक माशाल्लाह से वो नहीं आई है, सेंसर बेस्ड ब्रेक्स नहीं आई हैं। वहां पे तकरीबन कोई 4 या 5 साल पहले गाड़ी में सेल्फ ब्रेक्स आ गई, यानी कि आप रिवर्स करें, पीछे दीवार है वो खुद ही ब्रेक मार लेगा, दीवार के पास जाके आपने नहीं मारनी, ठीक है। आप गाड़ी से टकराने वाले खुद ही ब्रेक मार लेगा, वो टकराने नहीं देगा आपको, ठीक है। खंबा आ रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, वो रोक लेगा अपने आप को। यहाँ पे तो वो चीज नहीं है। तो R&D जो है वो क्या है, एक्चुअली आपका सर्वाइवल है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन नुकसान क्या है, स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत हाई है। अब अगर हमने गाड़ी अब लॉन्च करनी है इंडिया में, तो ऑटोनोमस गाड़ी से नीचे बात नहीं है वहां पे। और ऑटोनोमस गाड़ी बनाने का मतलब ये है कि 4 से 5 अरब की कॉस्ट है। पाकिस्तान में तो ठीक है ना, टीन डब्बा उठाया, उसके अंदर मोटर लगाई, जनरेटर लगाया, गाड़ी बना ली, चल भी गई। पाकिस्तानी ऐसे वो खरीद लेते हैं। लिटरली पता नहीं उन्होंने क्या सोच के आल्टो, नहीं यार, वो जब तेज होती है ना, दिल को कुछ कुछ होता है, मैंने देखा है। वो बट्टा बट्टा उसको लगे वो तो उड़ जाएगी पूरी गाड़ी। इमेजिन करें आप उसको मोटर में भी ले जाएं। नहीं, और बड़ी गाड़ी है यार, जापानी गाड़ी मेरे पास है, वो इतनी तगड़ी गाड़ी है, उसको आप जो मर्जी करो वो हिलती तक नहीं है, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। हाँ ये है ये। हाँ? नहीं, माइलेज भी अब जो है वो प्रियस है, एक्वा है, सिटी, हाँ वैसे लो प्राइस में वैसे वही है। हाँ, प्रियस तो फिर बहुत ऊपर चले जाती है, बहुत ऊपर चलेगी। अब तो वो इम्पोर्ट में उन्होंने लगा दी, अब तो 140 की हो गई है प्रियस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितनी फ्रीक्वेंसी फास्ट होगी उतना ज्यादा चलोगे आप, ठीक है। आप देखो पाकिस्तान में 2 बड़े मेजर ब्रांड्स हैं जो कि जूसेस के अंदर काम कर रहे हैं। एक नेस्ले वाले बैठे हुए हैं, और दूसरे वाले कहीं आप जाके देखोगे ना तो शायद आपको कंट्री वाले नजर आएंगे। कंट्री वालों के मल्टीपल ब्रांड्स हैं। एक्चुअली मुझे कंट्री वाले का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन बीन्स, कंट्री और एक और है, वो 2-3 ब्रांड्स हैं, वो एक ही बंदों के हैं। वो पीछे रह गए और ये बहुत आगे निकल गए नेस्ले वाले। अब तो वो नजर ही नहीं आते, कंट्री बीन्स ये वो आपको नजर ही नहीं आएगा, बहुत कम आपको किसी छोटे खोखो को पे नजर आ जाएगा, अच्छे ब्रांड्स पे नजर नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? आज भी उनके ब्रांड्स के अंदर क्या ऑप्शन है, मैंगो, एप्पल, जो 4-5 है, मिक्स फ्रूट, बस। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे नेस्फ्रूटा ने अलग अपनी जिंदगी बना ली है, ऑल प्योर वालों ने अलग जंग लड़ी हुई है, माइलो वाले इधर से घुसे हुए हैं, इधर से पता नहीं कौन कौन से अपनी ब्रांड आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक बड़ी बात बताता हूँ, 2013 या 14 में ना एक ऑडिट हुआ, और उस ऑडिट में ये पता चला कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोबाइल कंपनी ना वो सैमसंग है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी सैमसंग के पास था, सबसे ज्यादा मोबाइल भी सैमसंग था, सबसे ज्यादा कंजप्शन भी सैमसंग मोबाइल की थी।
तो इंडिया से 2 लोग उठे, उन्होंने कहा यार ये तो गलत है, सारी पावर एंड्रॉइड के अंदर सैमसंग के पास है, आईओएस एक अलग दुनिया चलेगी ना, एंड्रॉइड मार्केट में तो सैमसंग किंग था। गुस्सा है, दोनों भाई थे, एक ने ओप्पो बनाया, एक ने वीवो बनाया। दोनों ने एक गेम खेली, उन्होंने कहा यार हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए ना फोन निकालेंगे, R&D बेहतर होगी इससे। आज सैमसंग की मार्केट उनके बराबर आ चुकी हुई है। 10 साल पुराना ब्रांड, 10 साल पुराने 2 ब्रांड्स अलग अलग सैमसंग कम्पीट कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। हवावे एक अलग स्टोरी, हवावे क्योंकि चाइना बैक है तो हवावे कर सकता है, लड़ सकता है। ओप्पो और वीवो लोकल इंडिया के ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वो सैमसंग को जो ना पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में कम्पीट कर रहा है ओप्पो वीवो। इंडियन ब्रांड है। Xiaomi जो है जो है MI जो है एक्चुअली चाइनीज ब्रांड है। Xiaomi जो है इट्स ओन्ड बाय इंडिया नाउ। वो भी वो भाई है दोनों, आप चेक करो पूरी स्टोरी निकलेगी इनकी, ठीक है। और लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने जंग करके उन्होंने कर दिया। अब आप जाओगे ना, सैमसंग का जो फोन होगा ना 40,000 वाला, सेम फीचर सेम बॉडी, ओप्पो वीवो 40 एक 20,000 में, एक 19,000 में बेच रहे हैं और लड़ रहे होंगे आपस में। उनकी लड़ाई की वजह से वो ऊपर निकल गए। अगर वो दोनों मिला दे तो वो दोनों किंग है, क्योंकि दोनों के पास कोई 20-20% का शेयर है। सैमसंग के पास कोई मेरे हिसाब से 24-25% का शेयर है। दोनों अगर मिल जाए तो 40% का शेयर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बनता है, ठीक है। तो R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मसला सिर्फ स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत हाई है। अगर स्टार्टिंग कॉस्ट क्लियर कर सकते तो बहुत अच्छा। तीसरा मॉडल है जी, इसको ये वाला मॉडल आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं D&S, डिमांड एंड सप्लाई फिनोमिना। मार्केट में चीनी लोग खरीदना चाहते हैं, मार्केट में चीनी नहीं है, वावा सारी खरीद के स्टॉक कर लो, जब लोग तरले मिनतों पे आ जाए फिर बेच देना, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, कुछ चीजें हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है और कुछ चीजें जिनकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। किन चीजों की डिमांड हमेशा रहती है उनको कहते हैं FMCGs। FMCGs क्या होती हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। FMCGs की डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है, इसलिए इनको FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड कहते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसमें बर्तन धोने वाला साबुन सबसे नंबर 1 पे आता है, इसमें विम। पूरे पाकिस्तान में बर्तन धोने वाली इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही साबुन काम रहा है, दैट इज विम। उसके अगेंस्ट कोई एक भी कंपेटिटर नहीं खड़ा था। कोलगेट सॉरी टूथपेस्ट में कराए तो कोलगेट है, सेंसोडाइन है, 2-3 और आपको मिल जाएंगे। कपड़े उसमें बर्तन धोने में कोई भी नहीं कंपेटिटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बिस्किट्स यानी जितनी भी खाने की आइटम है, इस तरह की जो रेगुलर चलने वाली आइटम है, सारी FMCGs हैं, ठीक है। चीनी, आटा, ये सारी FMCGs है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड चला सिर्फ FMCG में हो, आप कहीं और में भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? इसके लिए एक मार्केटिंग टेक्निक होती है, उसको कहते हैं पुश एंड पुल मार्केटिंग। पुश एंड पुल मार्केटिंग जो है ना दुनिया की सबसे खतरनाक तीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर होता क्या, जरा समझिएगा गौर से। लाइमलाइट आता है, लाइमलाइट आके एक न्यू कलेक्शन लॉन्च करता है, ब्रांड न्यू कलेक्शन। उसका जो सबसे सस्ता सूट होगा ना उस कलेक्शन का, वो होगा 5,000 का, और महंगा सूट होगा 12,000 रुपए का। अब हमें पता है यार 5,000 रुपए वाला सूट तो इतना वर्थ इट, प्लेन सूट कढ़ाई भी ना हो उसके ऊपर, और वो 5,000 का बेच रहे हो, वर्थ इट नहीं है। लेकिन लाइमलाइट क्या करता है, 3 महीने रगड़ के उसके ऊपर पैसा खर्च करता है, बिलबोर्ड लगाएगा, टीवी एड चला देगा, सोशल मीडिया पे पैसा जाया करेगा, हर जगह उनका पैसा लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, सेल आनी शुरू हो जाएगी। जब उनको नजर आना, अच्छा अब सेल नजर आ रही है, मतलब 1 लाख आइटम बिक गया, उसे कहना आप कट डाउन द प्राइसेस, एकदम से 75% का ऑफ लगेगा। वो जो सूट 5,000 में चल रहा था ना और लोगों का दिल हो गया था यार अब ये लेना है, वो सूट अब आपको मिलेगा 1,800-2,000 में। एकदम से पॉपुलेशन आएगी, टक्कर तो उठा के सामान लेके चले जाएगी। और वो सूट एक्चुअली कितने का बनता है? 200-250 रुपए का सूट बनता है। सेम कंपेटिटर्स बेच रहे होते हैं जनाब 1,200-1,500 में, ये 2,000 में बेच के लोग खुश हो रहे होते हैं, यार हमने सेल में जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3,000 में बचा लिया। उनको क्या पता उनके साथ क्या किया। इसको कहते हैं पुश एंड पुल मार्केटिंग। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो पुश एंड पुल मार्केटिंग है वो डायमंड पे हुई थी। अब डायमंड सबसे ज्यादा मोस्ट कहते हैं ना अनलाइक स्टोन था, क्योंकि इसको तराशना पड़ता था। जब तक इसको तराशते नहीं थे इसकी खूबसूरती नहीं निकलती, तो ये बहुत गंदा सा स्टोन है देखने में अगर आप ऐसे जाओ। तो क्या किया, ये भी रॉस्टेड फैमिली ओन करती है इसका ज्यादा शेयर जो है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ना जितना डायमंड था ना दुनिया में सारा खरीद लिया, जितना डायमंड था सारा खरीद पाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जितने अमीर अमीर लोग थे ना सबको डायमंड के नेकलेस दे दिए। जब लोग ने ऐसा अमीर अमीर लोगों ने नेकलेस खरीद लिए तो गरीबों ने भी ट्राई मारी, तो इन्होंने क्या किया, डायमंड की रेट डबल कर दी है। अच्छा जब लोगों ने खरीद लिया थोड़ा सा, इन्होंने फिर क्या किया, जितने लोगों ने खरीदा सबसे दोबारा डबल दामों में खरीद लिया,
और जो अमीर लोग थे उनसे भी खरीद लिया। उसके बाद फिर 1 साल होल्ड रखा, फिर एकदम से दोबारा किया, फिर अमीर अमीर लोगों को ना एक मुख्तलिफ किस्म का डायमंड दे दिया दोबारा से, और उसके बाद फिर लोगों ने खरीदने की जगह तो वो 4 दफा महंगा हो गया। तो आहिस्ता 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 डायमंड जो कि 1-2 रुपए में हुआ करता था, वो आज 5.5 लाख रुपए का 1 कैरेट है, ठीक है। और आप 1 कैरेट जब डायमंड लेते हैं ना 5.5 लाख का मिलता है। जब आप सेल बैक करने जाते हैं, वही सेम डायमंड वो आपसे 3 लाख का खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली आपको हाइप क्रिएट कर दी है, और आज भी ऐसे ही होता है। बाहर जाके यहाँ पे उसको कहोगे भाई माफी, ठीक है। सो पुश एंड पुल मार्केटिंग हम लोग भी ट्राई करेंगे, इसके अंदर बड़ा मजा आता है। स्टार्टिंग में आपने हल्का सा बस एक हाइप बनानी है कि जी हम लोग की प्रोडक्ट लेके आए 10,000 की 10,000 की 10,000 की। जब एक दफा लोगों को पता चल गया, टक करते आपने प्राइस काट दी 5,000 का ले लो, ठीक है, और आज ही लेना ले लो, नहीं तो गया। तो उस रश के अंदर जो है ना, लोग क्या करते हैं, पुश एंड पुल मार्केट में फंस जाते हैं और खरीद लेते हैं चीजें, ठीक है। प्राइस आ गया, प्रोडक्ट आ गया, डिमांड सप्लाई का, लास्ट में हमारे पास आ जाता है ब्रांड। लोग हमेशा प्रोडक्ट को 2 तरीके यानी कि 2 तरह से इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। एक होता है यूज के लिए, और एक होता है शो के लिए। वेरी सिंपल, हर प्रोडक्ट 2 पर्पस के देखी जाती है, उसका यूज कैसा और देखने में कैसी है। सो लेट्स सपोज बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो यूज की बजाय शो के ऊपर ज्यादा काम शुरू कर देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, अपनी ब्रांड की हाइप इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। आईफोन में कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आप कहें, हाँ ये वाकई में 5.5 लाख का खरीदने वाला फोन है, लेकिन क्योंकि उसका लोगो जब आप उल्टा करके रखते हैं फोन, वो जो टिपिकल तरीका है ना उसका रखने का, वो रख के यहाँ जो फोन पे भी ना, जिन लोगों का आईफोन है ना ऊपर वाली जेब में डाला होता है, उसके कैमरे नजर आ रहे थे ऊपर से, वो इतना मुझे चीप लगता है, ये क्या हरकत करे, लेकिन उसमें है यही, ठीक है। ना उसमें आपको फ्री एप्स मिलती हैं, ना उसके अंदर कोई और फंक्शन है। हाँ उसका कैमरा अच्छा है, टच उसका बेहतर है, बाकी उसमें सारी वही चीजें हैं। मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन पड़ा है, आपको बड़े आराम से 20-25 हज़ार का मिल जाएगा। इस फोन में ज्यादा ऑप्शन है आईफोन से, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस स्कैनर, सब कुछ है। उसमें फिंगरप्रिंट है ही नहीं, बटन भी नहीं है बेचारा, वो भी निकाल दिया। उसमें जैक भी नहीं है अब, नहीं चार्जर निकला था, वो अब निकाला है, 13 और 12 में निकाला है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट वाले में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, वो तो मुझे लगता है फोन भी नहीं होगा, वो कहेगा डब्बा ले लो, फोन खुद ही डलवा लेना बीच में बाद में। सो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट 100 ईयर्स हैं, जितने भी ईयर से वो काम कर रहा है, उन्होंने अपने ब्रांड को इतना वैल्यूएबल बना लिया कि जिस बंदे के हाथ में आईफोन नजर आता है, लोग कहते हैं यार ये अमीर है, ठीक है। आपको किसी के हाथ में फॉर्च्यूनर की चाबी नजर आएगी, आप कहेंगे अमीर है। आप उसके हाथ में सैमसंग का आईफोन से भी ज्यादा महंगा फोन भी पकड़ा और आप कहेंगे गरीब है, एंड्रॉइड यूजर गरीब। उसने आईफोन 10 भी पकड़ा हुआ, आप कहेंगे अमीर है बंदा, आईफोन रखा हुआ है। उसने सैमसंग गैलेक्सी S2040 जो सा भी सबसे महंगा, वो भी रखा हुआ है, लोग कहेंगे यार यार गरीब बंदा है, ठीक है। अब जो गैलेक्सी फोल्ड है इस वक्त वो तकरीबन 6 लाख को क्रॉस कर रहा है, जबकि आईफोन जो है वो 5.5 लाख में आ रहा है। लेकिन अगर हमने गैलेक्सी फोल्ड रखा हुआ है ना, आप यार एक गरीब ब्लडी एंड्रॉइड यूजर, जैसे आर्मी वाले हमें कहते हैं ब्लडी सिविलियंस, वैसे आप ब्लडी आप यूज कर रहे हो उससे आगे। तो एक्चुअली क्या है, सैमसंग ने अपने आप को यूज के लिए बनाया है, उसे शो के लिए नहीं बनाया। जबकि उसने क्या किया है, उसने अपने आप को शो के लिए बनाया, ठीक है। एप्पल का जो आप लैपटॉप लेते हो, उसमें मैकबुक में क्या है, तो पीछे एप्पल के लोगो ग्लो दिया हुआ है, वो आप जैसे ऑन करते हो ना, पूरा जमाना देखते हैं यार अच्छा मैकबुक है। वो अंदर चाहे आपसे क्रोम ना खोल लो, घंटा करके ढूंढ रहे हो क्रोम किधर है, बट आपने उनको कैप्चर कर लिया। सेम गोज विद यू गाइस, आप लोगों ने जिस भी चीज पे काम करना है, आपने स्टार्टिंग के 6-7-8 महीने आपने उस चीज को उठाने में पूरी मेहनत करनी है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ब्रांड के लिए कम से कम 2-3-4 साल आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं कमा सकते इसमें। डिमांड एंड सप्लाई के लिए पाकिस्तान में और इंडिया में आपको पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है आप जान से जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में डिमांड सप्लाई में बहुत बहुत मजे का बिजनेस स्टडी हम लोग ने किया, वो है अंडों का। अंडों की जो केस स्टडी बड़ी मजे आएगी। अंडा अगर आप एक्चुअली प्राइस के हिसाब से देखें ना, करंट उस पे, तो वो आपको पड़ता है पैसों में। अगर आप पूरी कॉस्ट निकालें ना एक अंडे की, तो वो पैसों में पड़ती है, यानी कि शायद 10 पैसे या 20 पैसे का अंडा होगा। ट्रांसपोर्टेशन डालो, आप 10 रुपए डाल लो ऊपर, मैक्सिमम 11-12 रुपए से ऊपर का अंडा कभी भी नहीं जा सकता, जितना मर्जी पेट्रोल महंगा कर लो, बाय एयर ले आओ अंडों को, फिर भी इतना नहीं पड़ सकता। लेकिन आपको अंडा कितने का मिल रहा है आजकल, 16-17 रुपए का, 18-20 का। सर्दियों में एक दफा मैं कलाम वाली साइड पे था, एक लड़का नहीं छोटे छोटे अंडे लेके जा रहे थे, वो अंडा उससे मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा चलो 2 अंडे खा लेते हैं। 2 या पता नहीं 3 अंडे खाए मैंने, उससे मैंने पूछा, मैंने कितना, उसने 500।
मैंने कोई इतना महंगा। तो अंडा जो है एक्चुअली टेक्निकली ऊपर ही जा सकता है, तो अब वो करते क्या है इसके साथ, अंडे के साथ भी पुश एंड पुल मार्केटिंग करते हैं। अंडा पुश किया मार्केट में, अंडा सस्ता हो गया, जब अंडा सस्ता हो गया तो छोटे वेंडर से खरीद लिया, जब वो खरीद लिया फिर होल्ड कर लिया, जब होल्ड किया वो महंगा हो गया फिर बेच दिया। ठीक है, तो वो जब खरीदे तो 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर लेते हैं, उसके बीच में अगर आप बड़े वेंडर और आप बेचेंगे बीच में तो मार्केट का रेट टूट जाएगा, या तो आपको उड़ा देंगे या आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, अब अगर आपने जिंदा रहना तो जाहिर सी बात है फिर आप बेचेंगे उसको सस्ते दाम में, यही ऑप्शन हो सकती है। डिमांड एंड सप्लाई पाकिस्तान इंडिया में तो कामयाब नहीं है। आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं है, नवाज शबाज तो कुछ भी नहीं है। ये सॉरी, हाँ यही है ना स्पेलिंग जी, हाँ ये आ गया। ये भाईजान थर्ड पे आ गए, बिल गेट्स को भी उड़ा दिया बीच में से। ये अंकल जी हैं, मतलब कसम से ऐसे वडेरे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी शक्ल है, कोई आपको टेक्निकल बंदा नहीं लग रहा। और ये ओहो, ये गलत शीट खोल के हमने, हाँ ये भाई करते क्या है, ये भाई सिंपल जो बेसिक आपके एफएमसीजीज है ना इंडिया के अंदर उनको कंट्रोल करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उनको कंट्रोल करते हैं। असल में क्या काम है इनका, ये इनकी सपोर्ट है बैक से बीजेपी की, बीजेपी क्या नाम है मोदी की, हाँ। तो मोदी साहब इसके उस पे चलते हैं, ये जब इसने आटा बेचना होता है, आटा महंगा हो जाता है, जब ये बेच लेता है आटा सस्ता होता है वहीं से खरीद लेता है, कोई एक सिंगल फार्म तक नहीं इस बंदे का। जैसे उबर है ना, उबर भी ये वाला काम करती है। उबर जब देखती है ना बारिश होती है फेयर बढ़ा लेती है, जब आप उस पे आते हैं कंपैरिजन पे आते हैं इन ड्राइवर के साथ वो सस्ते कर लेती है अपने आप को, तो ये गेम खेलती है। ये भी वही काम करते हैं, पी कार में सेल कर देते हैं, जैसे पी कार से नीचे जाता खरीद लेते हैं। और यही वाला काम कर करके इसकी जो नेटवर्थ है वो तो बहुत ऊपर चली गई है। बिल गेट्स को उसने पीछे छोड़ दिया, पता नहीं किन किन को। 138 बिलियन, 140 चलो गलो 140 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर बंदा है। हमारा ना एक दोस्त है वो टी सीरीज में ना मार्केटिंग हेड है, तो एक ग्रुप है उसमें हम ना बास का उसकी बिस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, जब ये वो नहीं आया था चाय वाला, क्या नाम था उसका, अभिनंदन जब आया था तो हम उसको जलील कर देते थे। क्या कहते थे, स्टॉक किया, कैसे स्टॉक करके रख लेना, लेकिन इसकी पूरी एक स्ट्रेटेजी है, ये उस पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। खैर उसको ना हम लोग शुगर लगाते होते कि वो चाय पी के चला गया, चाय के पैसे नहीं दिए उसने, वो पेंडिंग है तुम्हारी तरफ, तूने देने हमारा ये वो ना। तो कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात है, ऐसी कोई बात हो रही थी, तो हमने ना उसको कहा कि यार हम क्रश कर देंगे तुम लोग को, ऐसे कर देंगे वैसे, ना कोई बात रही थी, उसको बड़ा शुगर लगाता है मुझसे। तो उसने ना इसकी पोस्ट भेजी, इसने कहा जितना तुम लोगों का जीडीपी है ना उतने हमारे सिर्फ इस बंदे की नेटवर्थ है, तो कहता हम सिर्फ इसको, इससे पैसा लेके सिर्फ तुम्हारा मुल्क खरीद सकते हैं, और बाकी जो इतने सारे बिलियन लोग हैं ना वो तुम लोगों को आके एक एक बंदा तुम लोगों को मारे ना तो 10 बंदे एक बंदों के इक्वल आते हैं। तो उसके बाद अभी तक ग्रुप में एक भी मैसेज नहीं है, तीसरा हफ्ता होने वाला है, उस ग्रुप में किसी की मजाल नहीं है हमें से मैसेज करे, और उसने भी नहीं मैसेज किया उसके बाद उस ग्रुप में। ठीक है, आखिरी वही गौतम अदानी की पिक्चर लगी हुई है उसके अंदर से। तो क्या चीज है, आपकी अगर वैल्यू प्रपोजिशन की जो स्ट्रेटेजी है वो अगर अच्छी है तो आप लोग बिलियनियर लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट हो पीछे से वैसे नहीं जा सकते आप। ठीक है, खैर वापस आते हैं, उसके बाद आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, आपका जो कस्टमर्स है आप उनके साथ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ना छोटा सा बिजनेस है गिफ्ट का ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, हैंडमेड गिफ्ट्स बना के डिलीवर करता हूँ, और जो गिफ्ट होता है ना उसके अंदर एक छोटा सा गिफ्ट और डालता हूँ, और उस गिफ्ट के अंदर होता है कि नेक्स्ट गिफ्ट जो आप मंगवाएंगे ना उसके ऊपर आपको 10% और उससे अगला जो गिफ्ट मंगाएंगे उससे 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब लोग एमी टेस्ट करने के लिए एक और गिफ्ट मंगवा लेते हैं, तो मेरी क्या है विदाउट मार्केटिंग एक से और सेल आ गई। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज मैंने 4000 गिफ्ट बेचे अभी तक, तो 4000 के अगेंस्ट मुझे 4000 और ऑर्डर आ सकते हैं अगर मैं वो कूपन से प्ले करूँ। तो ये क्या कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी है। सेम ऐसे अगर आप मेट्रो ज्यादा जाते हैं तो मेट्रो का कार्ड बनता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, जितना आप खरीदते हो उतना पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको चीजें मिलती हैं। क्रेडिट कार्ड इस तरह से काम करता है, लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, हर तरह से इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सारे के कस्टमर रिलेशनशिप के स्ट्रेटेजीज हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैनल्स। अब क्या आपके इसके अंदर सिर्फ सोशल मीडिया आएगा, क्योंकि आप ना तो एडवर्टाइजिंग करेंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहे हैं, ना प्रेस पे जा रहे हैं आप। ठीक है, आप अभी सिर्फ डिजिटल मीडिया में, तो डिजिटल मीडिया में भी खाली अभी आप फेसबुक इंस्टाग्राम ये चीजें लिख के हुए आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, ये जो सेगमेंट है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आगे जब हमें एड्स पढ़नी है ना
तब ये चीज दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए इसको अभी तसल्ली से समझ लेना आप लोगों ने, जितने पॉइंट्स है वो लिख लेना, ताकि जब आप उसकी ऑडियंस बना रहे हो तो आपको ये टेंशन ना हो कि ये क्या हो रहा है बीच में से। ऑडियंस में सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो आ जाती है एज, और एज डिफाइन करती है प्राइस वर्सेस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके हिसाब से आपने हमेशा एज रखनी है। हैंड फ्री यूज करते हैं सब लोग? मुझे एक बात बताया, अगर मैं आप सब लोगों को कहूँ कि जी 40 रुपीज की हैंड फ्री लेनी किसी ने, तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें? बहुत कम लोग होंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है 40 की जो हैंड फ्री होगी उसने कितनी देर चल जाना है, हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम महीना। महीने से ऊपर वो जो 40 रुपए वाली हैंड फ्री ना वो नहीं जाने वाली, वो जो 150 वाली हैंड फ्री होती है ना वो नहीं जाती 2 महीने तक। तो 40 वाली क्या होगी, वो तो आप ऐसे कानों में लगाते लगाते टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार 350 से हैंड फ्री जो कि 1 साल की गारंटी के साथ है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ चलो ठीक है एक दफा ले लेते हैं, कम से कम साल तो चलेगी ना बीच में से। तो एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो रही है। अगर आप सारे होते ना 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे, तो सारे बच्चों ने कहना सर वो 40 वाली खरीदेंगे हम। गाने सुनने ना, उनको क्या मतलब बुफर क्या होता है या वो खराब भी हो जाती है, उनको तो जैसे 40 की एंट्री मिली थी ले लेते हैं। वो कहेंगे अच्छा आज समोसे नहीं खाएंगे, आज एंट्री ले लेते हैं हम लोग, उनके लिए तो ये चीज है। सो प्राइस डिफाइन करती है आपकी एज ही। अब आप लोग जो चीजें बेच रहे हैं वो एटलीस्ट जो है वो किस रेंज से स्टार्ट हो रही है, 1500 से 2500 या 3000 के बीच में अगर आ रही है, तो आपकी जो स्टार्टिंग एज होगी वो मिनिमम 18 होगी। और 18 से आपकी जो ऑडियंस जाएगी पाकिस्तान के अंदर, दैट विल बी मैक्सिमम 45 या 50 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 50 से ऊपर क्यों नहीं जाएगी? 50 से ऊपर कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में इनके पास स्मार्टफोन है? बहुत कम। जिनके पास स्मार्टफोन है, क्या वो ऑनलाइन बाइंग में बिलीव रखते हैं? वो और कम हो गए। और अगर बहुत कम लोग हैं जो कि ऑनलाइन बाइंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो अपने बच्चों को कह देते हैं बेटा ये छोटे बेटा ये चीज अभी मंगवा दो। एक्चुअली ऑर्डर तो किसने करना है? 18 से 45 वाले नहीं करना है, इससे ऊपर और से नीचे वाले लोगों ने नहीं आना। ठीक है। अब एज जो है आपने एक तो ये भी देखना, दूसरा आपने ये भी देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ज्यादातर कंजप्शन किस एज में, ये तो आपने बताया ना ओवरऑल एज। एक होगी अच्छा लोग हैं लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। मैं आपको अपने सबसे पहले बॉस दिखाता हूँ। नहीं ना, फेसबुक से ढूंढने पड़ेंगे। मेरा सबसे पहले बॉस था ना मेरा, ये नहीं, तो ऐसी डिमोटिवेशन ज्यादा होगी, लेकिन है स्टोरीज हैं, ठीक है। ये रियल टाइम स्टोरी है, मुझे नहीं पता वो कौन सी सुनाते हैं। कासिम साहब खुद बड़े परेशान है आजकल। ये लड़का, ये मेरे सबसे पहले बॉस है। किधर गया इसकी पिक्चर? ये मेरे सबसे पहले बॉस है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले मैं बॉस था, ठीक है। इसके पास तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 हजार बंदों की टीम है। और लॉर्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है इसका जो कि इसका चल रहा है इस वक्त, ठीक है। उसके अलावा यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड था, जैसे अरफा है ना, इसके बाद ये सबसे यंगेस्ट दूसरे नंबर पे आता है। और काफ़ी अचीवमेंट्स है इसकी, ठीक है। इसने मेरे हिसाब से 11 साल की उम्र में किया था इसको। और आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको इसके ऊपर टीवी चैनल और वीडियोस वगैरह में आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि ये क्या क्या कुछ करता है, ठीक है। छोटा सा लड़का ही है, लेकिन इतने लड़के, इस तरह के लड़के कितने हैं? 10 होंगे पूरे लाहौर पाकिस्तान में। वो 10 की स्टोरी सुना के आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। चलो खैर, कल चल चले गए। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि हमारी जो एज है वो एज वो क्या है। एज के बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट इज द जेंडर। और जेंडर में आपने ये नहीं कहना कि जी मेल या फीमेल खरीदेगा, आपने परसेंटेज देनी है हमेशा, ठीक है। परसेंटेज की ऑप्शन फेसबुक में नहीं आती है, बट ये आपके पास पता होनी चाहिए कि आपकी परसेंटेज क्या है। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, आपको जरा देखते हैं आप लोगों का ईक्यू कितना अच्छा है। ईक्यू का पता है सबको? एक तो आईक्यू होती है जिसमें इंटेलिजेंस कहते हैं, एक ईक्यू होती है इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप यूज करोगे तो समझ में आएगी। इंटरनेट के ऊपर ज्वेलरी कौन सा जेंडर ज्यादा खरीदता होगा, मेल या फीमेल?
फीमेल, पक्की बात है, फीमेल्स बताएं। इंटरनेट के ऊपर ज्वेलरी मेल ज्यादा खरीदते होंगे फीमेल? मेल ज्यादा। दो चीजें, पहली चीज, फीमेल कभी टच के बगैर ज्वेलरी नहीं खरीदती, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेल फिजिकल वर्ल्ड में जाके ज्वेलरी नहीं खरीद सकता, समझ नहीं आएगी उसको। मेल के लिए एक ही ऑप्शन है अगर ज्वेलरी खरीदनी है, दैट इज ऑनलाइन वर्जन। मेरा अपना ज्वेलरी का काम रहा है, मेरे पास 70% जो ऑर्डर आता था वो मेल का आता था, 30% वो भी गिना चुना शादी नाजी का भी फीमेल का आता था, नहीं तो वो भी नहीं आता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, प्रायोरिटीज फर्क है। फिजिकल वर्ल्ड में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में शायद 0% होगा मेल, मेल को दुकान में जाकर समझ ही नहीं आती होगी, 100 चीजें पड़ी हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में मेल का ऑर्डर ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज, मेल वॉलेट्स सब ज्यादा कौन खरीदता है? फीमेल्स खरीदती हैं, क्योंकि मेल वॉलेट फिजिकल वर्ल्ड में फीमेल जाके नहीं खरीदती, उसने ऑनलाइन खरीदा। अब मेल ने वॉलेट वैसे नहीं खरीदना होता, ठीक है, उसने एक बार पूरी जिंदगी चलाना होता है, और वो तो गिफ्ट ही होता है। ठीक है, उसने कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदा, उसने फिजिकल भी नहीं खरीदना कभी भी। खरीदना भी तो आते जाते पठान से खरीद के ना 200 का जेब में डाल देना, उसने कभी इंटरनेट के ऊपर खपना नहीं था कि क्या है किस तरह से। सो वाइस वर्सा बाइंग कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में ना, मार्केटिंग लैंग्वेज में। जैसे जो आइटम्स जो फीमेल में ज्यादा पॉपुलर है वो मेल ज्यादा खरीदते हैं ऑनलाइन में, और जो मेल्स के अंदर पॉपुलर ज्यादा चीजें वो फीमेल्स खरीद रही होती है। ठीक है, सेम ऐसे जो टॉयज होते हैं वो पेरेंट्स खरीद रहे होते हैं, तो पेरेंट्स तो खुद ने नहीं यूज करने, लेकिन बायर्स वो हैं। तो इंटरनेट के ऊपर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाती है बीच में से। ठीक हो गया। अब जेंडर के बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, दैट इज लोकेशन। लोकेशन जो है ना, समझ लो कि सबसे मुश्किल टास्क है अंडरस्टैंड करना लोकेशंस को। लोकेशन में इतनी बुक्स पढ़ी है मैंने अभी तक, इतनी बुक्स पढ़ी है, बट आज भी जब मैं कोई न्यू बुक खोलता हूँ ना लोकेशन पे, तो मेरा पिछला सारा नॉलेज उड़ा देती है वो। चलो एक छोटी चीज बताता हूँ आपको ना, एक बुक मैंने पढ़ी, उस बुक के मुताबिक ये था कि उन गलियों में, जिन गलियों में जो घर होता है उसके आगे जो एरिया होता है वो कम होता है, यानी कि घर अगले घर के सामने बिल्कुल सामने सामने होते हैं, खिड़कियां कमजोर छोटी छोटी होती हैं, उन एरिया के जो लोगों की बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, और जो विजन होता है वो नैरो माइंड होता है। ठीक है, एक्चुअली में भी ऐसे ही होता है। मैंने जब मार्केट में काम किया तो मैंने देखा जो तंग गलियों से लोग आते हैं वो बार्गेनिंग बड़ी अच्छी करते थे, वो तो रगड़ जाते थे, वो 10 रुपए के लिए नहीं छोड़ते थे हमें। ठीक है, और उनका विजन नैरो होता था। अगर हमने उनको कहा ना ये चीज आपने खरीदी और 10 साल बाद आप इसका यशी करेंगे, वो नहीं सुनते थे, आपको कहते नहीं हमें बताओ कल क्या होगा, आज क्या होगा। अगर ऐसे लोगों को आप ये कहो ना सर आप 5 साल रिटायरमेंट ले सकते हैं, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, यार चल चल निकल, निकल जाएंगे, बाकी में निकल जाएंगे वो। लेकिन एक वो बंदा जो कि खुली गलियों से आ रहा है, वो सुनेगा, उसका लॉन्ग विजन है, लेकिन नैरो माइंड नहीं है वो बिल्कुल भी। अगर उसको आप कल की बात कर, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा वो, ये नुकसान है उस चीज का। प्लस उसकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी नैरो सॉरी खुले एरियाज के अंदर से। ऐसी जहाँ पे डबल लेन रोड होती है, ठीक है, वहां पे लोगों का अग्रेशन डिफरेंट होता है, जहाँ पे 3 लेन रोड होती है वहां पे अग्रेशन डिफरेंट होता है, जिन एरियाज में बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम ऐसी एक और होता है, जिन एरियाज में नीम के पौधे होते हैं ना ज्यादा, वहां पे लोग लेजी होते हैं बहुत ज्यादा, ये उस मैंने एक बुक में पढ़ा। सेम इस तरह से हर लोकेशन की अलग बाइंग पावर होती है, डीएचए की बाइंग पावर डिफरेंट है, वहां पे रहने वाले बंदे का माइंडसेट भी डिफरेंट होगा। आप और मैं, हमारी बाइंग पावर जो मर्जी हो, हम लोग डीएचए में जाके रहेंगे हमारा भी माइंडसेट वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ माइंडसेट्स आपके एरिया वाइज आपके अंदर आते हैं। जैसे एशिया के अंदर लोग कामचोर है, तो हम एशिया में रहते हैं तो हम कामचोर हो गए। पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं तो हम लोग भी झूठे हो गए। पंजाब स्पेसिफिक में लोग फूडी ज्यादा है तो हम भी फूडी हो गए। लाहौर के अंदर लोगों का एटीट्यूड बहुत बुरा है, हमारे में भी वो एटीट्यूड आ गया। तो ये क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करते करते हमारे में आता है। अब ये किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। कोई फूडी बिल्कुल नहीं है लाहौर में, कोई है तो वो इतना खाता है कि वो पूरे पूरे महल्लों का खाना खा जाता है, डिफरेंट है उसमें से। तो ये लोकेशन वाइज आपने स्टडी करना। इसी वजह से कोई भी मार्केटर जब भी किसी जगह पे एड चलाता है वो सबसे पहले उस एरिया का विजिट करता है, विजिट करके देखता है वहां पे रहने वाले लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, खाते पीते क्या, आते जाते कैसे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये सारी चीजें देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैंने ऐड चलानी है कि नहीं चलानी। एडिडास, नाइकी जैसी बड़ी कंपनीज हर साल मार्केटर्स को मुख्तलिफ एरियाज कंट्रीज में भेजती है, चेक करती है, वहां पे जाके चेक करो लोगों का माइंडसेट क्या है। ठीक है, क्यों आज तक एडिडास नाइकी ने पाकिस्तान में पैसा नहीं फेंका? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां चल रही हैं, जूतों की कंपनी नहीं है यहाँ पे। एडिडास नाइकी की एक शॉप है पूरे पाकिस्तान, पूरे लाहौर के अंदर। ठीक है, मल्टीपल क्यों नहीं बनाते, बाटा हर गली में आपको, बाटा हर मार्केट में आपको बाटा सर्विस हैश पपी ये वो सारे मिल जाएंगे। एडिडास नाइकी नहीं मिलेगा आपको, जबकि वो इतने महंगे तो नहीं है। एडिडास नाइकी का भी स्टार्टिंग जूता 4-5 हज़ार से ही आता है। हैश पपी इनमें भी चले जाओ तो ये भी आपको 3-4 हज़ार से नीचे के जूता नहीं अब दिखाते आराम से। क्यों नहीं आता? यहाँ पे लोकेशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है वैसा लोगों का।
आप कभी भी 10,000 का जूता नहीं खरीदेंगे, आप कहेंगे यार इसमें तो नीचे मट्टी में चलना है, ये तो गंदा हो जाएगा, आप इस माइंड से लेंगे नहीं। लेकिन आप 4 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ माइंड सेट का फर्क है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग पता है किस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? सबसे ज्यादा गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी की गाड़ी पे होती है, शो ऑफ पे। गाड़ी में से उतर के ना पहना उस लंडे का जूता होगा, बट हम लोग कहेंगे यार नहीं यार ओरिजिनल नाइकी का होगा, ये लंडे से कैसे ले सकता है, ऐसे फॉर्च्यूनर से उतरा है, फॉर्च्यूनर वाला लंडे से कैसे लेगा। लिटरली यहाँ पे ना सामने एक अंकल खड़े होते हैं, हर रोज देखता हूँ, आज भी मैं देख रहा था वो खड़ा होता। जब भी मैं बोलूँ ना अंकल की वो गाड़ी खड़ी जिसमें उन्होंने कपड़े वगैरह रखे होते हैं, हमेशा फॉर्च्यूनर वाला, 4x4 वाला या कोई ना कोई अच्छी गाड़ी वाला उसे खड़ा होकर ले रहा होगा, और एक आइटम नहीं 10-10 आइटम ले रहा होगा, अच्छी क्वालिटी के आइटम। लेकिन जब वो पहनेगा तो वो क्या होगा, एक्चुअल एडिडास होगा। हम पहने आए हैं सर ने, सबने कहना सर लंडे से पहन के आए हैं जूते, ठीक है, अब मैं ओरिजिनल भी लेके आऊँ आपने ये कहना है, वो पहले तो वो भी उसमें से आ गया। नहीं अंकल बड़े मशहूर होते जा रहे हैं, उनका मैं देख रहा था उस पे किसी टीवी चैनल पे वो वीडियो आ रही थी कुछ दिन पहले, मैंने कहा बड़ा है यार, हम भी काम शुरू कर लेते हैं। आपको एक और मैं चीज बताता हूँ, आज सुबह एक पोस्ट आई थी मेरे पास, मैंने सेव की हो, बड़ी खतरनाक आई है रही। आपको पता है अभी एक एनालिसिस किया है इस्लामाबाद में, ये पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया है, और उस एनालिसिस में उन्होंने कहा है कि एक भीख मांगने वाला बंदा जो कि इस्लामाबाद में काम कर रहा है, उसकी जो मिनिमम इनकम है दैट इज 50,000 रुपीज, एंड इफ देयर इज अ स्मार्ट वन देन दिस इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए भिखारी मांग रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए। अगर हम लोग 1 मिलियन नहीं ना कमा रहे, हमें शर्म आनी चाहिए पोस्ट देखने में। वो भीख मांग के 2 लाख कमा रहा है। इतने स्मार्ट तो खैर हम लोग हैं, हमें भी पता भीख कैसे मांगते हैं, ठीक है, जहाँ पे फैमिली बैठी ना उधर जाके चिमड़ जाओ गाड़ी साथ, वो खुद ही 100 रुपए दे के छोड़ेगा, ठीक है। सो अगर 1 मिनट में एक दफा इशारा खुलता है, आप खुद देखो कितने मिनटों में कितने पैसे छाप सकते हैं। ये कोई ना 4-5 महीने पहले की बात है, अकबर चौक पे ना वो एक मांगने वाला, बड़े अरसे से मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने आगे गाड़ी खड़ी की, मैं देख रहा हूँ 5,000 के नोट गिन रहा है, और मैंने भी गिने, आधे नोट मैंने गिने, कोई 1,30,35,000 मैंने गिना उसके साथ, उसने जेब में डाले आगे मारने आ गया। तो वो तो खैर एक मैंने देखा था, ये तो आप रिसर्च आ गई, प्रॉपर रिसर्च आ गया भाई, वो 2 लाख तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 2 लाख नहीं कमाए तो फिर एक काम करते हैं, भीख ही मांग रहे थे वैसे, वो तो बाल खराब करने, एक आधा बाजू शर्ट के अंदर करना आपने, एंड ऑफ द स्टोरी। पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा, 2-3 चापट मार देगा, नोट अ प्रॉब्लम। 2 लाख तो आ रहे हैं ना, बगैर डिग्री के, बगैर किसी काम के। हाँ लेते इनका पूरा सिस्टम है। वो एक मैं इकरार हुसैन की वीडियो देखा था, उसमें वो भिखारी बन के जाते थे, उसको बकायदा वो निकाल देते हैं, भाई ये तुम गैंग के बंदे नहीं हमारे। वो भी पूछता है कि ये कौन सी गैंग है, भिखारियों की गैंग। लेकिन देखो अगर 2 लाख कमा रहे तो फिर तो ठीक है यार है। कौन से में? कौन सा ख्वाज? नहीं मैंने देखी। चलो देखेंगे अभी हम। यार देखो अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो 50,000 देने में क्या मसला है। मैं तो कहूंगा 2 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख मैं दे दूंगा, 1 लाख तो आ रहा है ना आपको, आपने करना ही कुछ नहीं है, लिटरली आपने कुछ नहीं किया। अच्छा अगर आप उसके अंदर कोई थोड़ी सी फन एक्टिविटी डाल लो, काम ये वाला करो, आपके साथ प्रोडक्ट भी पकड़ लो, अच्छी प्रोडक्ट, ये तो गंदी मंदी प्रोडक्ट लेके फिर होते हैं ना वो, कार्टून छाटून वो पाँ इस तरह चीजें, अच्छी प्रोडक्ट जो कि वाकई बिकने वाली है, वो लेके जाओ, आप देखो कितना अच्छा बिजनेस आता है आपके पास। अब ये ना सारे बेकारी बनने हो, कल मुझे घरों से फोन आ रहा है आपने हमारे बच्चों को क्या बना दिया है। एक ना 2-3 साल पहले की बात है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो उस क्लास में ना एक बच्चा बड़ा शरारती था, उसको ऐसी ना मैंने डांट डांटते मैंने कहा कि अगर तुम ऐसी शरारतें करते हो ना तुम कभी कामयाब नहीं होगे, ऐसे करके मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया उसको। मैं आपसे घंटे 1.5 घंटे बाद मुझे डीन का फोन आया कि सर आप ना वो प्रिंस वो आए हैं, कोई बंदा है आपसे मिलने ना। मैं अंदर गया हूँ, दरवाजे पे पहले 2 आर्मी के बंदे खड़े हैं, मैं अंदर गया हूँ, बच्चा बैठा हुआ है, उसके अब्बा जी बैठे हैं, वो कर्नल कुनल की वो वर्दी पहन के, 3 खड़े हुए सोल्जर, मेरे डीन साहब खड़े हुए हैं, जो एचओडी है वो भी, और आगे जो है ना वो, और यूनिवर्सिटी में क्या प्रिंसिपल कहते हैं उसको, डायरेक्टर कहेंगे उसको, वो वाला बैठा हुआ, और सारे आज ही कह रहे हैं जी आपने हमारे बच्चों को क्या कैसे दिया, हमारी अरबों की जमीनें हैं, किसने चलानी है, इसने चलानी है। उसके बाद फिर मैं जब भी कहता हूँ मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई ये जाति उस पे ना लेना, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ इसमें से। क्या एज जेंडर और लोकेशन 3 आपके पास आ गई चीजें,
इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। अब वैसे तो आप सब लोग लाहौर से, लेकिन आपने कभी इस नजर से मार्केट का सर्वे नहीं किया होगा कि कौन सी दुकान पे किस एज का बंदा खड़ा है और वो कितने पैसे पे कर रहा है, पैसे कौन पे कर रहा है, चीज कौन ले रहा है, ये भी चेंज होता है। ठीक है, अगर बच्चा प्रोडक्ट ले रहा है तो पैसे बच्चा दे रहा है, मदर दे रही है, फादर दे रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मेल है, फीमेल है, क्या एज है, किस लोकेशन से आए होंगे, ये सारी चीजें आपने कैटेगराइज करनी होती है। एक ना बड़े मजे का एक एनालिसिस था, उसमें उसने कहा कि किसी भी रोड के ऊपर अगर 50% से ज्यादा बाइक्स नजर आती हैं, उस एरिया की जो बाइंग पावर इज नॉट गुड। और अगर वहां पे 50% ज्यादा गाड़ी है तो उस एरिया की जो बाइंग पावर बहुत अच्छी है। और अगर वहां पे बाइक्स की जो रेशियो वो सिर्फ 5% है, तो उस एरिया की बाइंग पावर सबसे बेस्ट है। और वाकई में ऐसे ही होता है। अगर आपने किसी लाहौर की किसी जगह पे आपने दुकान खोली, आप सिर्फ वहां पे गाड़ियां गिन लो कि गाड़ियां कितनी गई हैं, छोटी कितनी थी, बड़ी कितनी थी, 4x4 कितनी थी और बाइक कितनी थी, उसकी बेस पे आप बता सकते हो यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट जो होते हैं भाई, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसको हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके तीन टाइप्स होते हैं इंटरेस्ट की, एक होती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिलेटेड। तीन किस्म का इंटरेस्ट होता है दुनिया के अंदर। डायरेक्ट इंटरेस्ट तो बड़ी सिंपल सा, नाम से पता चल रहा है, आपका इंटरेस्ट है, आप लेना चाहते हैं मोबाइल, तो मोबाइल में मोबाइल इटसेल्फ इंटरेस्ट हो गया आपका, आप मोबाइल में इंटरेस्टेड हैं। मोबाइल में आप सैमसंग में सॉरी, मोबाइल में आप क्या लेना चाहते हैं, एंड्रॉइड लेना चाहते हैं, आईओएस लेना चाहते हैं, तो एंड्रॉइड या आईओएस वो आ गया। उसमें आप कहते हैं मैंने लेना है सैमसंग का एबीसी फोन लेना है, तो सैमसंग का वो एबीसी फोन आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो गया, तो आप जब सर्च करोगे तो आप वही फोन सर्च करोगे, ये आगे डायरेक्ट इंटरेस्ट। फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। पाकिस्तान में, ये दुनिया में वो बंदा जो कि फोन खरीदना चाहता है, उसके और के इंटरेस्ट होते हैं। और मोबाइल फोन एक बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है। इसका मतलब हर वो बंदा जो कि मार्केट में काम कर रहा है, किसी जगह पे पढ़े, किसी भी किस्म की एक्टिविटी कर रहा है, उसको मोबाइल फोन की जरूरत है। और अच्छे मोबाइल फोन की जरूरत किसको है, जिसकी अच्छी सैलरी है। अच्छी सैलरी से ही अच्छा मोबाइल फोन आ सकता है, अच्छे पैसों से मोबाइल फोन आता है। तो अच्छा प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिग एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, ये सारे लोग क्या आ गए, इंडायरेक्ट में आ गए। अच्छा, तो आसान करते ही तो खैर बहुत ही सिंपल सा हो गया। एक बंदा जो स्ट्रिंग पीना चाहता है, उससे क्या इंटरेस्ट होंगे? डायरेक्टली तो उसका इंटरेस्ट है कोल्ड ड्रिंक, इनडायरेक्टली उसका इंटरेस्ट क्या है? प्याज, टेस्ट, शशका, रेडबुल। रेडबुल अच्छा एक्चुअली तो वो है ना रेडबुल। अच्छा, एनर्जी के लिए और क्या क्या यूज किया जाता है? बूस्टर आ गया, चलो जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें आ गई। रिलेटेड में एक चीज आती है, वो पता है क्या, वो सिगरेट है। एक फ्लेक्स बना दिया उन्होंने कि ये सिगरेट पीते हुए आपने स्ट्रिंग पी, मजा ही कुछ और हो गया। तो क्या हो गया एक्चुअली, डायरेक्ट में तो वो चीजें आ गई, सिगरेट वो सारी चीजें आ गई, लेकिन सॉरी ड्रिंक्स आ गई, रिलेटेड में क्या आ गया, सिगरेट। अब सिगरेट के जितने ब्रांड है वो सारे इसमें रिलेटेड हो गए। मैं इसे बता रहा हूँ, मेरे घर के साथ है मार्केट है, मैं जब वहां पे जाऊँ ना, वहां पे तीन चार लड़के खड़े हुए, उन्होंने वो सिगरेट और स्ट्रिंग, पता नहीं वो पीते भी स्ट्रिंग नहीं पीते, उन्हें पकड़ी जरूर होगी। और मैं जब जाता मैं वो गिन रहा होता, अच्छा आज इन्होंने कितनी स्ट्रिंग्स पी होंगी, वो डाले वो रखता जाता हूँ, मैं गिनता जाता हूँ साथ साथ उसके। तो आपने क्या देख रहे हैं कि उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट क्या है। इसके अंदर जो डेप्थ है वो क्या होती है, हर बंदे के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, डायरेक्ट इंटरेस्ट वो कम से कम 10 होते हैं, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट तकरीबन 20 से 25 होते हैं, और रिलेटेड इंटरेस्ट तो आप मिलियंस में लगा सकते हो, लेकिन ये भी तकरीबन 10 से 20 होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब आपने देखना है कि एक बंदा किस किस तरीके से उस पर आता है। लेट्स सपोज एक और खेलते हैं गेम आपके साथ, ट्रेजर हंट का पता है सबको, ट्रेजर हंट। उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे पर्चियां पड़ी होती हैं, हर पर्ची में अगली पर्ची का एड्रेस होता है, और जो सबसे आखिरी पर्ची होती है उसके आगे गिफ्ट पड़ा होता है, एक समझ लो। अगर वो पूरे लाहौर में खेली जाए, पूरे लाहौर के अलग अलग जगहों पे पर्चियां पड़ी और आपने उसके ऊपर ट्रेजर हंट करना है, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होगा उसमें, पैसे कमाना, ट्रेजर हंट, गिफ्ट, ये सारे डायरेक्ट आ गए। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? एडवेंचर, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, और सोचो सोचो, एक्सपोजर, एक मैंने बोला था, सही बोला था, वो क्या बोला था, भूल गया। टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड को क्या कह सकते हैं, टाइम स्पेंड ही कहे, टाइम पास करूंगा। और कुछ सोचे, मेरा दिमाग लड़ा है। और क्या उसके क्या इनडायरेक्टली वो क्या चाह रहा होगा उससे? हो सकता है चैलेंजिंग, एडवेंचर, एक्शन,
एडवर्टाइजमेंट हाँ हो सकती है, शो तो खैर नहीं होगी, जलालत होगी, चलो शोबाजी भी ठीक है। सोशल मीडिया की पोस्ट अपडेट कर लेगा, ये सारे क्या इंडायरेक्ट इंटरेस्ट है। रिलेटेड इंटरेस्ट क्या होंगे? पूरे लाहौर का चक्कर चक्कर क्या आप सब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो लगा सकते हैं। जो बंदा डेली फुटबॉल खेलता है ना, या डेली जिम जाता है, जिसके पास बाइक है, वो पूरे लाहौर का चक्कर लगा सकता है। जिसके पास गाड़ी वगैरह लगाए चक्कर, जिसके पास बाइक है, तो इसमें रिलेटेड में बाइक वाला तो आ गया ना, जिसके पास बाइक नहीं वो नहीं लगा सकता। ना तो साइकिल पे लगा सकते, ना गाड़ी पे कर सकते हैं। तो बाइक आपका रिलेटेड इंटरेस्ट है, डायरेक्टली इंडायरेक्टली तो नहीं हिट कर रहा है, रिलेटेड में है वो। जो बंदा जिम जा रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसकी बॉडी में पावर है। आप एक बार शालमी से वापस जाके वापस आए, आपकी बस हो जाएगी। बुखार होता है बड़े लोगों को। मैं अपनी फैमिली में एक दफा कजन्स को लेकर चला गया, वापस अगले दिन बुखार सबको। मैंने कहा तुम लोग सही है यार, क्योंकि हार्डली 2 या 2.5 घंटे फिरा होगा, हबस होती है अंदर बहुत ज्यादा, सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है अंदर। वो दो बुखार हो गया उनको। तो उनके रिलेटेड इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए था? उनके रिलेटेड इंटरेस्ट में वो फुटबॉल खेले होना चाहिए था, क्रिकेट खेलते, कोई स्पोर्ट्स खेलते होते, कोई जिम करते होते, कोई एक्टिविटी करते, उनकी बॉडी इतनी पावरफुल होती कि वो एब्जॉर्ब कर पाती। मैं तो भी कहता हार्वर्ड भी जाना, वो तो फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते अगले ड्रिप लगवाने के लिए अंदर। तो ये सारी चीजें कि ये आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर हर टाइम और हर एरिया के साथ डिफरेंट होगी, ठीक है। पाकिस्तान में वो बंदा जो कि गाड़ी खरीदना चाहता है, एक मेहरान खरीदना चाहता है, तो उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, ठीक है। उसके डायरेक्टली डायरेक्टली इंटरेस्ट क्या होंगे, इनडायरेक्टली क्या होगा, और रिलेटेड में क्या होगा। अभी उसके पास क्या होगा? अभी उसके पास बाइक होगी, करोला नहीं होगी उसके पास, या उसके पास BRV या कोई 4x4 गाड़ी नहीं होगी उसके पास। अभी उसके पास बाइक होगी या पुरानी मेहरान होगी, तो नहीं ले रहा। ये दो एफेक्ट्स हो सकती है, या जो सस्ती गाड़ी है वो हो सकती है। तो रिलेटेड में आपने पहले ये देखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आपको मिल जाएगा, तो आप नेट से भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों के पास, कल मैंने 2 चीजें कही थी आपको। एक तो मैंने बुक कहा था जो नहीं पढ़ी आप लोगों ने, कि पढ़ी है? कितने लोग ऐसे उन्होंने पढ़ी है? ठीक है, गुड। बुक को तो खैर मैं कंप्लीटली रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा। जितनी बुक्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ लेते हो ना, आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पैसा है क्या। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि पैसा है क्या, तब भी आप उसको ट्रेन कर पाओगे, तभी वो अपने आप को खुद मल्टीप्लाई करना सीखेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा है क्या या फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है, तो आप बस पैसे कमाते जाओगे, ठीक है। कितना मजा है ना कि आपके 1 महीने का जो खर्चा है आपके बैंक अकाउंट में बगैर किसी मेहनत के आ रहा हो, और जो पैसे आप कमा रहे हैं वो कंप्लीटली आपकी सेविंग में जा रहा हो, या आप वो खर्च रहे हो, जो पैसा बाकी पड़ा है वो सेव हो रहा हो, तो कल को आप बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है पिछले 3 सालों में जितनी गाड़ियां बिकी थी, इतनी हिस्ट्री में कभी नहीं बिकी होंगी पाकिस्तान में। एक टाइम था जब स्पॉटेज जो है इतनी ज्यादा ऑर्डर में चलेगी, इतनी ऑर्डर में चलेगी, उन्होंने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। हफ्ते में या 2 हफ्ते में 5-5 हजार गाड़ी का ऑर्डर आता था उनके पास, ठीक है। स्पॉटेज गाड़ी, स्पॉटेज कितनी ही चल रही है आजकल, 70 में आ गई। जब ये आई थी तब ये 57 44 में आई थी। मैंने पूछा था 57 58 में चले थे उन दिनों में, अब 75 में आ गई। चलो लेट्स सपोज 40 भी कर ले, 4 मिलियन है, 4 मिलियन की गाड़ी इतनी ज्यादा बिक गई। एक तरफ हम कहते हैं हम गरीब मुल्क है, सड़कों में हम लोग नंगे पर रही है, वो चीजें जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम जो है हम 4 मिलियन की गाड़ी खरीदी जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, लोगों का पैसा बहुत है, ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर रहे। जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा, अन्ना पैसा है। आपको मजीद चीज आता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स पे लगा है, इससे पहले कई लोगों को पता होगा लगा है, और वो सब लोगों ने क्या किया, उनके पास पैसा पड़ा उन्होंने खरीद के रख लिया, 10-10 गाड़ियां लेके खड़ी कर दी होंगी। अब उनकी गाड़ियां एक दिन के अंदर डबल हो गई, प्रियस खड़ी खड़ी डबल हो गई, या अगर किसी पास वो थी ई-ट्रॉन थी, या इस तरह से कोई गाड़ी थी, खड़ी खड़ी डबल हो गई। 3 करोड़ रुपए की होगी ई-ट्रॉन, मैं सुन रहा हूँ ऐसे ही, 3 करोड़ की, ठीक है। मतलब चेक करो, खड़े खड़े हो गया। तो पैसे को जब तक आप समझो नहीं, ट्रेन नहीं कर पाओगे उसको। अब 1 करोड़ की होगी, ओलेक्स पे चेक करो जरा, अब 82 की है, अभी 82 की है इस वक्त। इतनी नहीं, आरएस जो है होंडा आरएस फुल फीचर 70। पाकिस्तान में बड़ा बुरा हालात है। आल्टो को जब से मैं देखा तब से मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ हूँ।
वहां पे इतनी अच्छी आल्टो और हम यहाँ पे वो गंदी सी 3 डब्बा आल्टो में। पता है मसला क्या है? हम लोग ले रहे हैं शोबाजी के लिए, ठीक है। होंडा सिविक जो अभी आरएस है ना, उसके अंदर उन्होंने वो दिया हुआ है, वो दिए हुए सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं उस पे, वो ऑटो ब्रेक वगैरह सुना है मैंने कुछ इस तरह से करता है। तो वो लोग ले इस चक्कर में रहेगा कि हमारे पास फुल ऑप्शंस गाड़ी है जी, हमने शशका मार रहे हैं, ये है वो, ड्रिफ्टे मार रहे होते हैं उसके साथ लोग। चलो खैर ये एक अलग डिबेट आ गई है। हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट जो वीक है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग की एक लॉन्ग असाइनमेंट आप लोगों के पास आने लगी है। इस असाइनमेंट को आपको करने के लिए तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर आपको 2 से 3 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा मैक्सिमम अगर आप समझ लेते हैं ना सही से, तो आप बड़े आराम से इसको 1 घंटे में कर सकते हैं। और आप लोगों ने करना क्या है, सब लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ पे आपने परफॉर्म की होगी कि आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर जाके कुछ प्रोडक्ट सर्च की होंगी, उनके ट्रेंड्स देखने की कोशिश की होगी, उनको एनालिसिस किया होगा कि यार गूगल ट्रेंड्स पे क्या चल रहा है और दराज पे वो है कि नहीं है। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने एक मुझे वेरिएंट चार्ट बना के देना है जिसके अंदर आपने मुझे बताना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स आ रही है दराज के ऊपर से। सो लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली और ये प्रोडक्ट को सबसे पहले आपने गूगल ट्रेंड्स पे जाके चेक किया कि इसके ट्रेंड्स अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। फिर आपने कीवर्ड पैनल पे जाके चेक किया कि उसकी सर्चेज हैं कि नहीं है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अगर उसकी सर्चेज थोड़ी सी भी है तो आपने उठा लेना उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ और स्टॉक लिख के आपने क्या करना है, उसका स्टॉक उठा लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है एबीसी। सबसे पहले आपने इनका प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो लिंक ऐड किया। उसके बाद आपने क्या किया, आज डेट है 26, कंट्रोल कॉलन अगर आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है इसमें, ठीक है। डेट आ गई और आज आपने कहा जी इसका स्टॉक है 30। कल आपने यही वाला प्रोसेस दोबारा करना है, सेम यही प्रोडक्ट आ जाएगी, सॉरी सेम यही प्रोडक्ट एज इट इज यहाँ पे आ गई, सेम यही लिंक यहाँ पे आ गया। कल को डेट क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कल आई गेस 27 हो जाएगी इस तरह से, 27 अगस्त 2022। और कल ये प्रोडक्ट हो जाती है लेट्स सपोज 28। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना +2, आपने लिख देना है जी आज जो है वो 2 सेल्स हो गई हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी एक हफ्ते में मिनिमम जो सेल है वो 50 है, तो वो क्या, वो आपकी गोल्डन प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जिसकी 10 सेल है तो वो सिल्वर प्रोडक्ट है, और कोई ऐसी आइटम की 3 से 4 सेल्स है तो वो एक ब्रॉन्ज या ब्रास प्रोडक्ट है। अगर किसी की 0 सेल्स है वो ड्रॉप है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, गोल्डन 10 वाली सिल्वर, 2-3 वाली ब्रॉन्ज, और जो 0 है जिसकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है वो डेड प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तसल्ली से सोचना है कि यार ये चीजें चलती ही नहीं चलती। उसके बाद आप सब लोगों ने 10 प्लॉट उठानी है, हर बंदे ने 10-10 प्लॉट दराज उठानी है। उन 10 की 10 प्लॉट पे आपने ट्रिगर लगाना है और आपने कोशिश करनी है कि मुझे एटलीस्ट एक सिल्वर वाली प्लॉट लास्ट में ढूंढ के दें। हर बंदा एक सिल्वर वाली प्लॉट मुझे लास्ट में ढूंढ के दे जिसकी एटलीस्ट एक हफ्ते में 10 से आती हो। तो आप लोग फर्स्ट टाइम जब इसको करेंगे तब सोच के अच्छे से 1-2 दिन लगा के अच्छी अच्छी प्लॉट जो आपको लगता है कि बिकती होंगी वो उठा लें। उसके बाद उनके ऊपर काउंटर लगा दें। ये किसी ने नहीं करना कि एक किसी ने लिपस्टिक उठा ली, एक फुटबॉल उठा ली, एक स्मार्ट उठा ली, एक ये उठा लिया, नहीं। अगर आप कॉस्मेटिक्स में काम करो तो 10 कॉस्मेटिक्स की आइटम्स होंगी, आप कपड़े में काम करो तो 10 कपड़े की आइटम्स होंगी। ये नहीं करना कि हर आइटम अलग अलग चीज की, मैं सारा जिंदगी यही सोचता रहूं कि भाई इसका आइटम क्या था। आपकी आइटम की जो नीश है वो सेम रहेगी, आइटम्स के प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का जो भी वो आइडिया लाइक जो है प्रोडक्ट की टाइप है वो चेंज हो सकती है, बट कैटेगरी जॉनरा उसकी क्या यूजेज है वो सेम रहनी चाहिए बीच में, ठीक है। हाँ ये नहीं कि आपने लिपस्टिक उठाई तो लिपस्टिक ही चली जाए, एक लिपस्टिक उठा ले, एक लिप ग्लॉस उठा ले, एक पफ उठा ले, एक किट उठा ले उसकी, ठीक है। आप स्मार्ट वॉच में आप हैंड फ्री उठा ले, स्पीकर उठा ले, मोबाइल फोन सेट उठा ले, तो उस फील्ड में थोड़ा सा आप उठा चले जा सकते हैं, नहीं ज्यादा नहीं जाना उसमें से, ठीक है। 10 प्रोडक्ट चाहिए, 10 के साथ आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोग बैठ के देखेंगे, कल आप बैठ के देखेंगे, संडे वाले दिन आपने वो 10 प्लॉट फाइनलाइज करनी है। संडे को आपने ये इंडेक्स लगा देना है, संडे से लेकर नेक्स्ट थर्सडे को जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट थर्सडे को आप ट्रिगर लेकर आएंगे मेरे पास कि सर हमारे पास इस प्रोडक्ट की इतनी सेल है। जो सेल वाली प्रोडक्ट है वो आपने मुझे बता देनी है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जिसकी 0 सेल्स है वो आपने मुझे बतानी भी नहीं है,
ठीक है, वो डेड प्रोडक्ट है, वो ना आपके किसी काम की ना मेरे किसी काम की, ठीक है। ये सारे का सारा काम आप लोगों ने मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है एक्सेल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँ, आप मेरे क्लास में आने से पहले सब लोग एक्सेल की शीट खोल के, मोबाइल में आप पिक्चर लेके आना चाहते हैं पिक्चर लेके आ जाएं, एक्सेल की शीट खोल के दिखाना चाहते हैं खोल के दिखा दें, बट ये मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली आपके हाथ में नजर आनी चाहिए सबकी क्लास में, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा असूल है मेरा, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूं तो आप लोगों को मेरे लिए एफर्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी क्लास में 80% से बिलो लोगों ने प्रैक्टिकली टास्क कंप्लीट किए, तो पूरी की पूरी क्लास में किसी और इंस्ट्रक्टर को ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। मैं किसी ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाता जो मुझे रिस्पॉन्ड बैक ना कर रही हो, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा हूं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लाजमी पुट करनी है, ठीक है। नहीं तो वो टीचर्स तो बड़े अच्छे स्लाइडों से पढ़ाते हैं, मुझे खुद बड़े पसंद है वो टीचर, वो ऐसी नींद आती है उनकी क्लासों में। हमारे पास एक टीचर हुआ करते थे, मैथ्स पढ़ा देते हैं, उनकी क्लास का सबसे एंड में जाके एसी भी तेज होता था, वहां जाके सो जाते थे, 2-2 घंटे सोए रहते थे हम लोग। अगर तो वैसी क्लास करें तो वो क्लासेस तो बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकली हम लोग काम करें तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। मेरे पास जो है ना ओपनिंग्स भी होती हैं हमेशा, तो मुझे हमेशा लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ से कुछ 4 पैसे भी कमा लेंगे, प्लस इंशाल्लाह मेरे पास कोई ओपनिंग आई तो मैं वहां पे भी आप लोगों को सेट, तो मुझे भी जरूरत है आप लोगों को, आपको भी मेरी जरूरत है, तो हम दोनों को फैसिलिटेट करें। बाकी जहां तक बात है कि सर मेरी जॉब है, मैं उठ नहीं सका, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, एक लेजिट मशवरा है, 2-3 हज़ार रुपये खर्चे, क्रीम का डब्बा लेके आए, एक कॉफी का डब्बा लेके आए, और एक कॉफी वाली एक छोटी सी मशीन होती है वो जो पानी उबाल देती है ना, और वो एक स्टेनर भी होता है उसमें, वो लेकर रख ले, और वो रगड़ दें, पूरे 2 महीने रगड़ दें, पूरी पूरी रात जागे रहें, आई डोंट केयर। बट आप 2 लाख कमा रहे हो, कम से कम मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि यार आपसे अच्छा तो भिखारी है पाकिस्तान के, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। लिटरली ये देख के बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे यार, मतलब एक ग्रेजुएट जो कि यूएमटी से निकलता है उसकी हाईएस्ट सैलरी जो है 80,000 होती है, उससे ऊपर कोई बच्चा नहीं जाता, और एक भिखारी 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो एक पेरेंट जो कि इतने लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, भिखारी बुला ले फिर अपने बच्चों को। एंड ऑफ द स्टोरी में ये होता है, एंड ऑफ द स्टोरी में पैसे ही मैटर करते हैं, ठीक है। आप घर में आप सब लोग अभी कुछ नहीं ना देते, सब लोग 3 महीने ना घर में 2-2 लाख रुपए दो जरा, और चौथे महीने जरा अपनी इज्जत देखना घर में कैसी होगी। आप एंटर हो गए, आपको घर का हर बंदा सलाम करेगा, हर बंदा पानी भी पूछेगा। अभी आप घर में आओगे, आ गए, हम्म, कारी साहब। और ये ऐसे नहीं, मैंने अपने घर में टेस्ट किया हुआ ये, मैं जब घर में पैसे नहीं देता था और अब जब मैं देता हूँ, मैंने दोनों का डिफरेंस देखा हुआ। अब मैं जाता हूँ, खाना लगा होगा, पानी आएगा, सलाम आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, बड़ी दफा मिलने आया ना, मैं देखता, मैंने कहा यार मैं सुबह तो इधर ही था घर में, तुम लोग तो मिलने ऐसे आ रहे हो। अब जिस महीने में पैसे ना दो, आई कैन गारंटी यू दैट पूछेगा भी नहीं, बल्कि उल्टा गाली निकालेंगे, तू आगे काम चोर, सारा दिन वेला फिरता रहता है, कोई काम धंधा कर ले, ये है वो है। तो अगर आपकी फैमिली वाले ऐसे हैं, तो दोस्त सोचेंगे ऐसे होंगे, फिर रिश्तेदार, हमसाए, हर कोई ऐसे ही है बीच में से, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने फोकस करना है। सिर्फ आप लोगों से एक चीज मैंने आपको कही है कि 10 प्रोडक्ट आपने उठानी है, 10 प्रोडक्ट वो उठानी है जो कि जिनमें फ्लक्चुएशन आ रही हो, और फ्लक्चुएशन मैंने कहा कि अगर 10 वाली उठा लेते हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। डन, डन में ईरान हो जाए फिर हम बारह करते हैं इसको। मुझे भी अभी याद है। अजान हो जाए फिर डिस्कस करते हैं।
बस 2 मिनट आके। अच्छा ये ना, ये तो मैंने कर लिया, जैसी क्लास खत्म होती है मैं अभी भेज देता हूँ। लास्ट दफ़ा ये समझ लें, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट का लिंक, किस किस डेट को आपने चेक किया और उसका स्टॉक चेक कर लेना। ठीक है, स्टॉक स्टॉक कैसे चेक करना है, किसी भी आइटम को खोल के कंट्रोल यू प्रेस करना है, कंट्रोल एफ प्रेस करना है, STOC के स्टॉक आपने लिखना है। ठीक है, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, एक मिनट पूरा लोड ही नहीं हुआ। अच्छा क्योंकि नेट हमारा मिसिंग है तो वो देखो वो कोड ही लोड नहीं हो रहा काफ़ी सारा। ठीक है, अगर ये कोड लोड हो जाता है ना तो उसके अंदर फोर्थ या फिफ्थ क्लिक के बाद जब आप नीचे जाते हो ना, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ जाता है, एक जगह पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा आएगा, वो सारी जिंदगी आउट ऑफ स्टॉक ही होता है वहाँ पे। यहाँ पे नंबर होता है, वो नंबर चेक करना यहाँ पे। ठीक है, वो नंबर आप डेली एंट्री करते जाए और आपको मिल जाएगा कि यार यहाँ पे कितना स्टॉक जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों की केस में आप प्लस ही करेंगे कि कितना प्लस हो वो आप लिखते जाएंगे। 10 वाला एक आपने आइटम ढूंढ के लेके आना, ये आपकी कोशिश मेहनत होगी। और अगर आप ज्यादा ढूंढ लेते तो उतना आपके लिए अच्छा, आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस जोनरा के अंदर, उसमें कितनी पावर है। ठीक हो गया। बाकी ये कि बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सा दिमाग लड़ा के, वैसे भी आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ें बिकती क्या नहीं बिकती पाकिस्तान में, उसके हिसाब से देख के चीज़ों को उठाएगा, ताकि ये ना हो कि आपकी मेहनत ज़ाया हो इसके अंदर से। डन हो गया जी, ऑल गुड। किसका दिखाना था?